एपिसोड 106। दोस्तों, मैं ये स्टोरी शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल वीके नॉवल स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करें। और हाँ, तो अगर आप ये स्टोरी सबसे पहले सुनना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि इसका एपिसोड सबसे पहले टेलीग्राम पर आता है तो दोस्तों उसके बाद YouTube चैनल पर आता है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया हूँ, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टोरी को अब। काबिलियत। तभी कोई सीढ़ियों से नीचे लुढ़क कर नीचे गिरा। नॉनसेंस, यही वो आदमी है, हर्षद का जूनियर अजीब भाव से बोला। विनोद ने उस आदमी को सीढ़ियों से लुढ़कते हुए भी देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके माथे पर एक बड़े जूते का निशान था। उसे स्पष्ट रूप से किसी ने लात मारी थी। इस समय वो आदमी इतना नीचे गिरा हुआ था कि विनोद ने लगभग अपनी आंखें झुका लीं। विनोद ने धीरे से कहा, ये लक की बात है कि सीढ़ियों पर लाल कालीन बिछा हुआ है, नहीं तो ये जो रास्ते भर गिरते आया है इसकी हड्डियों का चूरमा बन जाता। अपने कुत्ते की जैसी आंखें मूंद लो, तुम हमारे मालिक की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? एक गुंडे ने कहा। दूसरे गुंडे ने चीखते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि हमने पहले कभी दुनिया नहीं देखी है और तुम लोगों को धोखा देने के लिए ऐसी बकवास दवा देने की हिम्मत रखते हो? पहले वाले गुंडे ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारा बॉस इस ऑर्किड शहर के पर्दे के पीछे के बॉस को जानता है। विश्वास करें या न करें, वो बस एक शब्द कहेंगे और आपको तुरंत यहाँ से बाहर उठाकर फेंक दिया जाएगा। 3-4 लोग जो बॉडीगार्ड्स जैसे लग रहे थे वे गाली देते हुए सीढ़ियों से नीचे आए। ऑर्किड सिटी के मैनेजर को, जो अभी अभी आया था, उदासीनता से उन गुंडों को घूरते हुए उसकी आंखें गुस्से और तिरस्कार से भरी थीं। जाहिर है वो उन लोगों को पीटना चाहता था। इतनी देर में कुछ वेटर और ये सारा ड्रामा देख रहे लोग स्विमिंग पूल से बाहर निकल आए। ये देखकर कि उनके बॉस यानी उनके लोकल स्नैक मैनेजर को नुकसान हुआ है, वे मदद के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। बस ये सुनकर कि वे सारे गुंडे ऑर्किड सिटी के पर्दे के पीछे के बॉस को जानते हैं, वह तुरंत फिर से घबरा गए और केवल बगल में खड़े होकर एक मूक दर्शक बने रहे। उनमें से कोई भी मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, साथ ही साथ उनमें से कोई भी उन गुंडे लोगों को मारने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। बदकिस्मत मैनेजर ने चेहरे पर शोकपूर्ण एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्लेनेशन देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन एक बॉडीगार्ड ने उसके चेहरे पर जोर से लात मार दी। वो तुरंत दर्द के मारे चिल्लाया और गेंद की तरह जमीन पर लुढ़क गया। इस कमीने को मारते रहो, आज मैं बहुत परेशान हूं। अगर आप लोग इसकी कुछ हड्डियां नहीं तोड़ेंगे तो मैं अपने इस गुस्से से छुटकारा नहीं पा सकूंगा। भले ही ये ऑर्किड शहर के इंचार्ज का होटल है, लेकिन आप लोग इस बारे में कुछ मत सोचिए। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक काफी बड़े सिर वाला अधेड़ उम्र का इंसान स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने हुए आया। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच गुस्से से भरा हुआ था और तेजी से चलते हुए वो गालियां दे रहा था। बॉडीगार्ड्स जैसे दिखने वाले वे लोग और जोर शोर से मैनेजर को मारने लगे। उन लोगों ने उस बेचारे मैनेजर को वहीं पर ही सबक सिखाने के लिए उसे मुक्का मारा और लातें मारी। इस तरह से इन लोगों का लड़ना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सवाल पूछने से पहले इस मैनेजर को ये गुंडे मार दे। विनोद की त्योरियां चढ़ गईं। वो नासमझी नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस मैनेजर को उसके सामने पीटा जा रहा था वह वही था जिससे वे मिलने आए थे। विनोद ने धीरे से कहा, हम ओबरॉय परिवार के बारे में जानने वाले एकमात्र इंसान को तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकते। विनोद उठ खड़ा हुआ और सीधे हॉल के सेंटर में चला गया। ये देखकर हर्षद अपने जूनियर के साथ मिलकर उन गुंडों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है तो इस मैनेजर को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? विनोद ने शांति से कहा और उसी समय वह मैनेजर के सामने पहुंच चुका था, जिसे अभी अभी लात मारकर जमीन पर गिराया गया था। तभी विपरीत दिशा से उसके पीछे आने वाले 2 लोगों ने विनोद को रोक दिया। वहां खड़े उन गुंडों ने भौहें सिकोड़कर विनोद की ओर ठंडी नज़र से देखा और तपाक से कहा, कमीने इंसान, क्या आप अपने लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? क्या आप यहाँ नौटंकी देखने के लिए यहाँ आए हो? क्या आपने मिस्टर रोहित कक्कड़ के बारे में सुना है? ध्यान से सुनो, वो और इस ऑर्किड सिटी के मालिक दोनों भाई हैं। अगर आप समझदार हो तो तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। जाहिर है वो गुंडा विनोद और हर्षद को मैनेजर का जूनियर समझ रहा था और इस समय उन्हें दबाने के लिए वह अपने सो कॉल्ड पर्दे के पीछे के बॉस को बाहर ले आया। उस गुंडे ने कहा, अपना मुंह बंद करो, हम तो बस एक झूठे आदमी को सबक सिखा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बॉस किसे जानता है। कान खोलकर सुन लो, मैं इस इंसान की गारंटी लेता हूँ। हर्षद गाली देते हुए उठ खड़ा हुआ। हर्षद की राय में विनोद भाई उनके साथ हैं, इसीलिए उन सभी गुंडों से निपटने के लिए उन्हें अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मारो इन सालों को, इनकी गर्मी निकालो। उन गुंडों ने गाली गलौज की और लड़ने लगे। हर्षद की लड़ने की ताकत असल में बेहद अच्छी है और उसका पीछा करने वाला उसका जूनियर भी फाइटिंग स्किल में आउटस्टैंडिंग है। उन दोनों ने मिलकर तेजी से विपरीत दिशा में कई लोगों को मारकर जमीन पर गिरा दिया। इस अवसर का फायदा उठाते हुए घायल नाक और सूजे हुए चेहरे वाला मैनेजर तेजी से उठा और उसने कुछ संदेह से विनोद की ओर देखा। स्विमिंग सूट में मोटे आदमी ने देखा कि उसके जूनियर्स डरे हुए थे। इससे उसका चेहरा और ज्यादा बदसूरत हो गया।
हालांकि उसने फिर भी बड़ी तेजी से धमकाया, तुम लोगों ने मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया है, आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। विनोद ने अपने मन में कहा, मैनेजर ने अपने भोलेपन की वजह से खूब मार खा ली है, अब ऑर्किड सिटी के ये गुंडे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं, इस वजह से आज इनकी मौत पक्की है। तभी अचानक से घायल मैनेजर बहुत ही तेजी से 2 कदम आगे बढ़ा और सिर झुकाकर बोला, मिस्टर रोहित कक्कड़, आज की घटना के लिए आप असल में मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। उस मैनेजर ने थोड़ा रुककर कहा, आपको जो दवा दी गई है वह पिछली दवा से अलग नहीं है और मैं आपको नकली दवा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। जहां तक उस दवा का असर नहीं होने का सवाल है, मैं असल में इसका रीज़न नहीं जानता। ऐसा लग रहा था कि मैनेजर उन गुंडों से थोड़ा डर रहा था या शायद उसे अपनी नौकरी खोने का डर था। संक्षेप में वह एक नौकर की तरह दिख रहा था, उसकी हालत बेहद खराब थी, यहाँ तक कि वह अपने जीवन की भीख भी मांग रहा था। इससे रोहित कक्कड़ नाम का इंसान और ज्यादा घमंड से भर गया वो और गाली गलौज जारी रखने के लिए तैयार हो गया। इतने में विनोद तमतमा कर खड़ा हो गया और बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें संजीवनी और कर्तिका की दवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि जहां तक मुझे समझ आ रहा है तुमने जो दवा ली है उसका तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है ना? जब अधेड़ उम्र के शख्स से सबके सामने ये सवाल पूछा गया तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वह विनोद को घूरता रहा, वह अपने लोगों पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन जब उसने हर्षद को अपने पास खड़ा देखा तो उसने तुरंत खुद को थोड़ा रोक लिया। हर्षद और उसके लोग उस मैनेजर की तरह कमज़ोर नहीं है, अगर मिस्टर रोहित कक्कड़ असल में कुछ करते हैं तो उन्हें डेफिनेटली बुरी तरह पीटा जाएगा। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे ऐसी दवा लेने की क्या ज़रूरत है? अगर आप में काबिलियत है तो अकेले में मुझसे बात करना। रोहित कक्कड़ जी ये बात करते हुए 2 कदम पीछे हट गए। वह अपने अन्य जूनियर्स के आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह हर्षद और विनोद से निपट सके। विनोद ने करीब से उसका पीछा किया और 2 कदम आगे बढ़कर फिर कहा, कभी भी जब कोई आदमी एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाता है तो वो नहीं कर पाता जो वह चाहता है। आपके शरीर पर सिम्पटम असल में थोड़े गंभीर हैं, आप अक्सर दवाएं लेते हैं और वे सभी स्ट्रांग मेडिसिन्स हैं। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो आप हमेशा के लिए दवाओं पर निर्भर हो जाएंगे और ये आपके शरीर को बद से बदतर बना देगा। इसके बाद विनोद ने लगातार कई सिम्पल का जिक्र किया और हर बार जब उसने हर एक सिम्पटम का जिक्र किया तो मिस्टर रोहित कक्कड़ का चेहरा बद से बदतर होता गया। अंत में वह चुप नहीं रह सका, उसने बुदबुदाया, तुम्हें कैसे पता चला? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूँ। सबसे ज़रूरी बात आज का मामला है, दरअसल हम इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकते हैं। विनोद ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की पूरी कोशिश की। इसे कैसे हल करें? मिस्टर रोहित कक्कड़ ने विनोद की ओर तिरछी नज़र से देखा। वह एक गैंगस्टर भी था और वो एक बिजनेसमैन भी था, इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से काफ़ी दिमाग था। मिस्टर रोहित कक्कड़ ने अपने मन में कहा, ये देखा जा सकता है कि विनोद आज की घटना का हीरो है और ये थोड़े मैले कुचले कपड़े वाला आदमी पक्का मामूली इंसान नहीं है। इसलिए मिस्टर रोहित कक्कड़ को गुस्सा होने की कोई जल्दी नहीं थी। सटीक रूप से कहें तो अपने ही लोगों के सामने आने की हिम्मत करने से पहले उन्होंने आक्रामक होने का दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। विनोद ने धीरे से कहा, मैं कुछ मेडिकल टेक्निक्स जानता हूं जो आपकी खराब होती हुई किडनी के सिम्पटमों को कम समय में दूर कर सकता है। कम से कम आने वाले लंबे समय तक आपको ठीक होने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये इलाज तुरंत असर करता है। क्या कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मिस्टर रोहित कक्कड़ अचानक बहुत एक्साइटेड हालत में दिखे। विनोद ने उदासीनता से जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप इसे आजमाएंगे तो आपको खुद इस इलाज के असर का पता चल जाएगा, लेकिन इसके काम करने के बाद आपको आज के बारे में सब कुछ भूलना होगा। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? एपिसोड 107 काला पड़ गया। मिस्टर कक्कड़ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसने सिर हिलाने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, तुम काफ़ी दिलचस्प इंसान हो, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे संतुष्ट करना होगा, नहीं तो हमारे बीच हिसाब किताब अधूरा रह जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम जो कह रहे हो वही करोगे। हॉल का माहौल अजीब हो गया। ये सारी बातें सुनने वाले कुछ मेहमान वहाँ का ड्रामा देखने के लिए वहाँ खड़े क्लब के एम्प्लॉइज़ के साथ आगे क्या होना वाला है इस बात को जानने का इंतजार कर रहे थे। जिस मैनेजर की नाक पर चोट लगी थी और सूजन थी, उसे हर्षद के जूनियर के पास जाने का मौका मिला। उसने धीरे से अपनी आस्तीन खींची और धीमी आवाज में पूछा, भाई मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन क्या तुम्हारा ये दोस्त बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा है? मिस्टर कक्कड़ की किडनी में भयानक बीमारी है, मैंने उनके लिए लगातार कई लड़कियां बदली लेकिन वे ठीक नहीं हो सके। हर्षद ने उसे घूर कर देखा और डांटते हुए कहा, चुप रहो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने जिस दोस्त के साथ यहाँ आया हूँ वो कोई तुच्छ इंसान है? इसके बाद मैनेजर ने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की, वह केवल विनोद की हर हरकत को देखने के लिए अपनी गर्दन झुकाकर वहां खड़ा हो गया। अब उसने सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। विनोद मिस्टर कक्कड़ के सामने गया, उसने देखा कि उसके बगल में एक वेट्रेस हाथ में कपिंग टूल लिए खड़ी थी। विनोद ने तुरंत इशारे से उस वेट्रेस को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकती हो? उस लड़की ने शर्मा कर सिर हिलाया और ट्रे लेकर उसकी ओर बढ़ गई।
विनोद ने उस ट्रे से कुछ लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, फिर उसने मिस्टर कक्कड़ को इशारा किया। उसके बाद मिस्टर कक्कड़ को अपने ऊपरी शरीर को उजागर करते हुए हॉल में गोल स्टूल पर बैठना पड़ा। कपिंग हमेशा पहले आग जलाकर की जाती है, क्या तुम्हें समझ आया या नहीं समझ आया? तुम इतना बेसिक स्किल भी नहीं जानते हो, ये क्या बकवास है? अगर तुम मेरे साथ चालाकी करने की बेवकूफ़ी करोगे तो तुम्हें अपना सिर कटवाना पड़ सकता है। ये देखकर कि विनोद ने केवल कांच का जार लिया, मिस्टर कक्कड़ वहां से जाने वाला था। वो तुरंत उसे क्रिटिसाइज करने लगा। उसकी आंखें थोड़ी उदास हो गईं। विनोद ने अपने चेहरे पर शांत भाव दिखाया, फिर अपने हाथ में मौजूद 5 या 6 कांच के जार पर नजर डाली। तब उसने जवाब दिया, मैंने सोचा था कि आप एक बड़े आदमी हो तो आपको कुछ तो अकल होगी, लेकिन अब आप मुझे अज्ञानी लग रहे हो। क्या कहा आपने? मिस्टर कक्कड़ थोड़ा गुस्से में थे और अब वो सीधे तौर पर विनोद को धमकाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वह अगली बात कह पाता, अचानक उसने पाया कि विनोद उसके सामने खड़ा था। उसने अपने हाथ के 2 कांच के जार हवा में फेंक दिए। फिर उसने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और उन्हें तेजी से एक साथ रगड़ा। कोई नहीं जानता था कि इस समय विनोद के शरीर में काले वासुकी की ऊर्जा सागर में प्रवेश करने वाली यमुना नदी की तरह उमड़ रही थी। असल में दोनों हथेलियों की सतहें एक दूसरे के संपर्क में नहीं थी, लेकिन काले वासुकी की ऊर्जा की रगड़ से निकलती हुई गर्मी जलती हुई लौ से कम नहीं थी। कई बार रगड़ने के बाद विनोद ने अपने हाथ अलग किए, फिर उसने झट से हवा में फेंके हुए दोनों कांच के जार को पकड़ लिया, मानो वो करतब दिखा रहा हो। जब विनोद की सांसों की गर्मी बाहर निकल रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो कांच के जार हवा जल में रहे हों। बैंग बैंग, 2 दबी आवाजों के साथ 2 कांच के जार मिस्टर कक्कड़ से मजबूती से जुड़े हुए थे। अब मिस्टर कक्कड़ की कमर और आंखें उन 2 जारों से सटी हुई थीं। इसके तुरंत बाद पलक झपकते ही कई अन्य कांच के जार विनोद ने फिर से हवा में उछाले। थोड़ी देर बाद वे सारे जार मिस्टर कक्कड़ के कई सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर जा लगे। कितनी तेज स्पीड, कितनी कुशल तकनीक! ये पहली बार है जब हमने ऐसा तकनीशियन देखा है। वहां खड़े कई लोगों ने एक साथ कहा। स्विमिंग पूल के हॉल में तालियां भी बज उठीं। चाहे वह क्लब के एम्प्लॉय हो या मेहमान, वे सब प्रशंसा और आश्चर्य किए बिना नहीं रह सके। ये सब देखकर विनोद के मुंह का कोना हिला, उसे बेहद अच्छा लगा। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने अपने पूर्वजों के कैरिस्मेटिक मेडिकल स्किल्स की विरासत को सिद्ध कर लिया है, मगर मैं यहाँ तकनीशियन कैसे बन गया? हालांकि इस सिचुएशन में उसने वहां खड़े लोगों को ये तकनीशियन वाली बात समझाने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उसने तुरंत अपनी गर्म हथेली सीधे मिस्टर कक्कड़ पर रख दी। उसके बाद उसने अपनी हथेली को मिस्टर कक्कड़ के माथे पर रखा। इस समय मिस्टर कक्कड़ को केवल इतना ही महसूस हुआ कि उसकी पीठ के निचले हिस्से पर जहां बर्तन चिपकाया गया था, जैसे वहां आग लग चुकी हो। हालांकि ये झुलसा देने वाला एहसास न केवल दर्द लेकर आया, बल्कि ये एक गर्मी की एक धारा भी थी जो मूल रूप से उलझी हुई किडनी मेरिडियन की ऊर्जा के साथ तेजी से उसके शरीर में फ्लो होने लगी। फिर ये काले वासुकी की ऊर्जा विनोद की हथेली से मिस्टर कक्कड़ के सिर के ऊपर के तापमान को बढ़ाते हुए उसके पूरे शरीर में फ्लो होने लगी। हॉल में लोगों की तालियां बजनी धीरे धीरे बंद हो गईं। उसके बाद वहां इतना सन्नाटा हो गया कि एक पिन ड्रॉप होने पर भी उसकी आवाज़ सुनाई देती। सभी ने अपनी गर्दनें घुमाईं और विनोद की हर माइक्रो मूवमेंट को गौर से देखा। 5 ग्लास जार जो इग्निशन प्रक्रिया से नहीं गुजरे थे, विनोद ने उन सभी को मिस्टर कक्कड़ के जरूरी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की त्वचा और मांस पर सटीक तरीके से लगा दिया था। मिस्टर कक्कड़ की निचली पीठ का रंग स्किन कलर से बैंगनी हो गया और अंत में काला पड़ गया। मिस्टर कक्कड़ का ऊपरी नंगा शरीर पसीने से लथपथ था। ठीक है, विनोद ने समय का अनुमान लगाया। बाद में उसने मिस्टर कक्कड़ के माथे से अपनी हथेली हटा ली, फिर अंतहीन रूप से घूम रही कुंडलिनी को शांत किया। अजीब बात है, उसी समय विनोद ने अपना हाथ मिस्टर कक्कड़ की निचली पीठ से पीछे खींच लिया। मिस्टर कक्कड़ के एक्यूपंक्चर पॉइंट से कई ग्लास जार धीरे धीरे निकलने लगे। विनोद ने तेजी से कांच के जार मिस्टर कक्कड़ के एक्यूपंक्चर पॉइंट से वापस खींच लिए, फिर उसे अपने बगल वाली वेट्रेस की ट्रे पर बड़े करीने से रख दिया। छोटी लड़की अब भी शर्मा रही थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो पूरी तरह ये सब कुछ देखने में तल्लीन थी। उसकी आंखों में विनोद के लिए असीम प्रशंसा थी। मिस्टर कक्कड़ ने अजीब भाव से अपनी मोटी कमर हिलाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसी समय अचानक दरवाजे से कई सारे तेज कदमों की आहट सुनाई दी। साथ ही उस भीड़ में से किसी ने जोरदार गाली भी दी और कहा, कौन मेरे भाई रोहित से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम अब जीना नहीं चाहते? पलक झपकते ही गैंगस्टर जैसे दिखने वाले 20 से ज्यादा लोग अंदर घुस आए। जाहिर है उन सभी को मिस्टर कक्कड़ ने बुलाया था। वे मिस्टर कक्कड़ के जूनियर थे, वे सभी शातिर थे और कुछ ने अपनी आस्तीन और कपड़ों के नीचे छुरी भी छिपा रखी थी। ये देखते हुए कि लड़ाई होकर रहेगी, हर्षद तुरंत अपने साथ लाए जूनियर के साथ लड़ने के लिए तैयार होकर विनोद के सामने खड़ा हो गया। विनोद शांत दिखा, लेकिन उसने धीरे से मिस्टर कक्कड़ की ओर देखा। वो उसके बगल में खड़ा था। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने भी मेरे दोस्त को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे काट कर रख दूंगा। मिस्टर कक्कड़ स्टूल से लगभग उछल गया। फिर उसने भौहें सिकोड़ लीं और सबको धमकाया, जिससे मदद के लिए आए गैंगस्टर और लोकल स्नैक गैंग मेंबर्स शौक कर रह गए।
लेकिन मिस्टर कक्कड़ को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे मजाक कर रहे थे। उनके पास अपमानित होकर वहां से जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मिस्टर कक्कड़ ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, यहाँ तक कि अब उसके बदन के काले घेरे भी गायब हो गए थे। अब वह चेहरे पर वसंत की हवा जैसी मुस्कान लेकर विनोद के पास आया। उसने सीधे विनोद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, आपको मान गए। आप एक ग्रेट स्किलफुल डॉक्टर हैं। मैं अब कम से कम 20 साल छोटा महसूस कर रहा हूं। अगर आप बुरा न माने तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मिस्टर कक्कड़ के अचानक 180 डिग्री के बदले रवैये से वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए। खासकर क्लब के मैनेजर ने चुपचाप राहत की सांस ली और दूर से ही विनोद की ओर थैंकफुल होकर देखा। मिस्टर कक्कड़ के प्रपोजल से विनोद थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने तुरंत कहा, क्या आज यहाँ के सारे खर्च को आपके अकाउंट से पे किया जा सकता है? मुझे और भी ज़रूरी काम करने हैं। मिस्टर कक्कड़ ने थोड़ी नाराज़गी जताई, लेकिन वह असल में विनोद पर नाराज नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने निर्णायक रूप से जवाब दिया, मैं रोहित कक्कड़ हमेशा हर बात सीना ठोक कर बोलता हूँ। हमारे समझौते के हिसाब से मैं आज के मामले के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मेरे पास और भी ज़रूरी मामले हैं जिनसे मुझे तुरंत डील करना है। मेरे भाई, तुम और तुम्हारे दोस्त आज यहाँ का सारा खर्च मेरे खाते में लिखवा देना। मेरा इलाज करने के लिए थैंक यू। विनोद ने उससे छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाया। फिर विनोद ने मिस्टर कक्कड़ को ध्यान से देखा। वो उत्साह से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और सुपर एक्साइटेड था। विनोद भाई, अभी आपने जो भी मुझे बचाने के लिए किया उसके लिए थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो मेरी नौकरी चली जाती और शायद मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो पाता। क्लब के मैनेजर ने सभी के हटने का इंतजार किया और विनम्रता से विनोद को ग्रीट किया। विनोद ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और स्पष्ट रूप से कहा, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी। एपिसोड 108 खुफिया। विनोद ने कहा, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी मदद मांगनी है और अभी जो हुआ वह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। क्या आपके पास कोई शांत जगह है? मैनेजर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया और फिर हताश होकर विनोद और अन्य लोगों को अपने ऑफिस में ले गया। पलक झपकते ही कोई अंदर आ चुका था। वो फल, चाय और नाश्ता लेकर अंदर आया। हालांकि विनोद इसका स्वाद चखने के मूड में नहीं था। वह सोफे पर बैठ गया और मैनेजर से सीधे पूछा, आपने ओबरॉय परिवार के बारे में जो कहा उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी है। एक शब्द कहने के बाद विपरीत दिशा में मैनेजर का चेहरा अचानक बदल गया और वह तुरंत सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने विनोद और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कांपते हुए कहा, भाई, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। पिछली बार मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसीलिए कुछ भी बक दिया। इस दुनिया में ऐसा कोई ओबरॉय परिवार नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हो। थोड़ी देर में इस क्लब में आराम करने के लिए कुछ सेक्सी लड़कियों को ढूंढो और हमारा हिसाब किताब बराबर। साफ है कि यह आदमी जानबूझकर टॉपिक बदल रहा था। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखें फफड़ा रही थीं। ये बात साफ थी कि वह झूठ बोल रहा था। ये सब देखकर हर्षद ने तुरंत अपने पास रखी टेबल थपथपाए और कोसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुमसे कोई भीख मांगने आया हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं, हर्षद, एक डरपोक इंसान हूँ? मैनेजर इतना डर गया कि उसने अपनी लार निगल ली। फिर कड़वाहट भरे चेहरे के साथ कहा, हर्षद सर, मैंने पहले से ही आपकी पहुँच के बारे में सब कुछ सुन लिया है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं ओबरॉय परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता। विनोद ने उसे रोका और हर्षद, जो आगे बढ़ने वाला था, उसने अपना हाथ बढ़ाया। फिर सीधे उस मैनेजर के घुटने पर वार किया। उसने सामने से चाय उठाए और एक घूंट लेते हुए धीरे से कहा, जैसा कि आपने अभी देखा, मिस्टर कक्कड़ नाम का मशहूर आदमी भी मुझसे दोस्ती करना चाहता है। मेरे एक शब्द पर यहाँ सारा मामला पलट सकता है। ये आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को इफेक्ट करेगा, है ना? ये सुनकर मैनेजर ने लगभग घुटने टेक दिए। वो जल्दी से ऑफिस के दरवाजे की दिशा में भागा। उसने ये सुनिश्चित किया कि बाहर कोई न हो। फिर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तभी विनोद ने नीचे झुकते हुए अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, प्लीज़ मेरे साथ ओवरस्मार्ट मत बनो। मेरा इरादा पक्का है। मैं आखिरकार वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं आज हूँ और मैं बट ऑब्वियस फ्यूचर में भी यहाँ रहना चाहूँगा। मैनेजर ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं है कि मैं ओबरॉय परिवार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं उस बात को कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि आप लोगों ने अभी मेरी जान बचाई है और अब मुझे इस उपकार का बदला चुकाना होगा। तभी विनोद के चेहरे पर कुछ हद तक संतुष्ट भाव दिखे और उसने जवाब दिया, चिंता मत करो, आज रात तुम हमसे जो भी शब्द कहोगे वो कभी लीक नहीं होंगे। मैं अपनी इनामदारी को गारंटी के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। मैनेजर ने सिर हिलाया, अपने माथे से पसीना पोंछा, फिर अपनी बात जारी रखी और कहा, असल में एक बार दूसरे शहर से मेरे एक चचेरे भाई ने अचानक मुझे कॉल किया। फिर मुझसे उसकी एक गाड़ी को एक जगह पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा। उस समय मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। बाद में मुझे पता चला कि जिन लोगों को मुझे लेने जाना था वे ओबरॉय नाम के रिच लोगों का एक ग्रुप था। मैनेजर के अनुसार आधे महीने पहले उसने अपने चचेरे भाई के बिजनेस में मदद करने के लिए
उसने हवाई अड्डे पर किसी को पिकअप करने में मदद की थी। उस दिन भारी बारिश हो रही थी और मौसम बहुत खराब था। कार में बैठे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिससे मैनेजर को पता चल गया कि वे ओबरॉय सरनेम वाले परिवार से हैं। उनकी बातें काफ़ी खुफिया थीं, जैसे कि वे कोई ज़रूरी प्लान बना रहे हों। आधी रात में गाड़ी चलाने और लोगों को एक खास जगह पर पहुंचाने के बाद मैनेजर को 20,000 रुपये का कमीशन मिला। फिर उनमें से एक आदमी ने सख्ती से कहा, तुमने आज जो कुछ भी देखा और सुना है उसे किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें जिंदा दफना देंगे। विनोद ने मैनेजर के चेहरे को ध्यान से देखा। उसे साफ पता चल रहा था कि उस मैनेजर ने इस बार झूठ नहीं बोला था। हालांकि विनोद को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी उसने पूछा, पिछली बार आप उन्हें कहाँ ले गए थे, क्या आपको याद है? मैनेजर ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं और मैं ये बात जानना भी नहीं चाहता। हालांकि इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से उन्हें ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैंने उन्हें हवाई अड्डे से पिकअप किया था और उनके कहने के अनुसार मैंने कार को जंगल में ले जाकर खड़ा कर दिया। वे सब वहीं उतर गए। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था जैसे कि वहां कोई और उनका इंतजार कर रहा था। मैं जल्द से जल्द वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग निकला। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने कहा, वे सब बेहद खुफिया और अलर्ट लोग थे। वे लोग पूरे रास्ते अपनी बातचीत के दौरान एक दूसरे का नाम भी नहीं ले रहे थे। गलती से उनमें से एक आदमी की जबान फिसल गई और इसी दौरान उसने ओबरॉय परिवार का जिक्र किया। विनोद फिर से निराश हो गया और आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। जब वह निराश होकर घर जाने ही वाला था तो पसीने से लथपथ मैनेजर ने अचानक कहा, जब उन्होंने मुझे पिछली बार पैसे दिए थे तो उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर मांगा था और उन्होंने कहा था कि वे फ्यूचर में मेरे फ़ोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए विनोद की आंखें चमक उठीं और उसने मैनेजर की बांह पकड़ ली। चलो ड्राइव पर चलें। अगर वे तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करेंगे तो तुम मुझे इन्फॉर्म करना, चाहे कोई भी समय क्यों न हो। समझे? विनोद ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रॉफिट आपके लिए ज़रूरी है। आप यहाँ केवल कुछ टन चांदी कमाने के लिए एक स्लेव की तरह झूठ मूठ का मुस्कुराते हुए दूसरों की सेवा कर रहे हो। अब मेरा प्रपोजल ध्यान से सुनो। जब तक आप चीज़ों को मेरे कहने के हिसाब से खूबसूरती से करते रहोगे, मैं तब तक आपको कुछ करोड़ रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बहादुर आदमी को भारी इनाम मिलना चाहिए। विनोद, जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी, उसने सीधे इस बेहद अट्रैक्टिव प्रपोजल को मैनेजर के सामने रख दिया और उसने साफ तौर पर देखा कि मैनेजर अमृतपाल की आंखें चमक रही थीं। जाहिर है उन्हें करोड़ों के इनाम में बहुत दिलचस्पी है। इसके बाद अगर ओबरॉय परिवार के लोग उनसे दोबारा संपर्क करेंगे तो वे निश्चित रूप से जल्द विनोद को सूचित करेंगे। ऐसे ही कुछ मिनट बाद विनोद उन लोगों के साथ जल्दी जल्दी क्लब से निकल गया। सड़क पर विनोद ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो क्लब के मैनेजर के माध्यम से ओबरॉय परिवार को खोजने की संभावना की कैलकुलेशन करता रहा। उसी समय विनोद का उस रहस्यमयी महिला के बारे में सोचना ऑब्वियस था, जो कई दिनों से उसे परेशान करने के लिए नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरी घटना के बाद वो महिला इस दुनिया से गायब हो गई हो। अफसोस की बात है कि नवनीत ने यह बात सीक्रेट रखी, नहीं तो उससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। विनोद मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि जैसे ही वह शहर की ओर लौटने वाला था, उसे अचानक एक अजीब नंबर से कॉल आया। विनोद, क्या आप अब भी मुझे याद करते हो? मेरा बॉस कुछ परेशानी में है और आपसे मदद मांगना चाहता है। ये एक मोटे आदमी की आवाज़ थी। ये कोई और नहीं है, ये वही अनूप ग्रोवर है जो शालू के साथ विनोद को मल्होत्रा विला की पार्टी में लेकर गया था। अनूप का फ़ोन आने से विनोद कुछ इनकम्फर्टेबल हो गया। वो अभी भी नवनीत के बारे में सोच रहा था। विनोद, क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम अभी मुझसे मिल सकते हो? फ़ोन के दूसरी तरफ अनूप था। हालांकि वह अभी भी बहुत विनम्र था, लेकिन वह काफ़ी जल्दी में था। विनोद को लगा कि वह इतनी आसानी से उनसे सहमत नहीं हो सकता है, नहीं तो नवनीत और उसके राइट हैंड इंसान के सामने शर्तें रखना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने जानबूझकर अपने होठों को 2 बार रब किया और शर्मिंदा होकर कहा, बहुत रात हो चुकी है, क्या कोई खास बात है जिसकी वजह से कल तक का इंतजार नहीं किया जा सकता है? अनूप ने जल्दी से फिर कहा, विनोद, इस बार मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो। तुम अभी के अभी यहाँ मेरे पास आ जाओ। भले ही आज का मामला सुलझ सके या नहीं सुलझे, लेकिन मुझे एक बात पता है कि मल्होत्रा परिवार का प्रॉफिट आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। असल में काफ़ी इमरजेंसी है। मैं शालू को तुम्हें लाने के लिए कह सकता हूँ। विनोद को लगा कि वह बहुत देर तक इस मुद्दे को अनदेखा नहीं कर सकता। आखिरकार उस पर अभी भी अनूप का अच्छा इंप्रेशन था और नवनीत हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। अतीत में मल्होत्रा परिवार ने भी विनोद की बहुत मदद की थी। तुम्हें मुझे लेने आने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे वहाँ का पता बताओ और मैं सीधे वहाँ पहुँच जाऊँगा। विनोद बिना किसी देरी के सहमत हो गया। जाहिर तौर पर फ़ोन के दूसरी ओर से अनूप ने राहत की सांस ली और फिर एक लोकेशन बताई। ये नवनीत की प्रॉपर्टी का एड्रेस नहीं था, बल्कि एपिसोड 109 कुछ तो गलत है, बल्कि ये शहर के बाहरी इलाके में एक विला का पता था। फ़ोन रखने के बाद विनोद ने हर्षद का पता बताया। विनोद बॉस, आप आज रात सचमुच काफ़ी बिजी होने वाले हो। जिस तरह से आप अभी परेशान लग रहे थे, उसे देखते हुए लग रहा है कि ये सब महिलाओं की वजह से हो रहा है। हर्षद ने पीछे मुड़कर हिप्पी मुस्कान के साथ विनोद को चिढ़ाया।
विनोद का मन इस समय उससे बेकार की बातें करने का नहीं था। उसने अपने मन में कहा, नवनीत जैसा आदमी दिखने में तो अच्छा है ही, वो दिल से भी अच्छा इंसान है। जैसा कि कहा जाता है, बाघ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और तो और, वह अभी भी जिंदा है, लेकिन उस पर बस कुछ रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध हैं। विनोद ने बेतहाशा सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शरीर में फिर से कुछ गड़बड़ी हो गई है और उसे फिर से जहर दिया गया हो। अंत में वो बेवजह फिर से बेहद रहस्यमय ओबरॉय परिवार के बारे में सोचने लगा। मूल रूप से वे उस जगह से ज्यादा दूर नहीं थे जिसके बारे में अनूप ने बताया था, यानी 10 मिनट बाद हर्षद ने सामने एक रेसिडेंशियल एरिया के मेन एंट्रेंस की ओर इशारा करते हुए कहा, विनोद भाई, वही ड्रेस वाला विला एरिया यही है, क्या आप सीधे अंदर जाना चाहते हैं? विनोद ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अचानक मेन एंट्रेंस पर एक ऑफ रोड गाड़ी खड़ी मिली। जब दरवाजा खुला तो सीधे एक लंबे पैरों वाली लंबी युवा महिला बाहर आई। उसकी हरकतें काफी क्लियर थीं और उसके सिर के पीछे बंधी पोनीटेल थोड़ा हिल रही थी, जो उस औरत की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वो काफी स्ट्रोंग और बहादुर थी। शालू, विनोद ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। जाहिर है, शालू उसे रिसीव करने के लिए यहाँ आई थी। विनोद ने अपने एक्सप्रेशन को शांत रखने की कोशिश करते हुए कार की खिड़की नीचे कर ली। उसने अपना मुंह खोला और पूछा, आज यहाँ आना इतना जरूरी क्यों है? क्या आप हमें अभी अंदर ले जाने के लिए आई हैं? शालू ने कार में बैठे हर्षद और उसके जूनियर की ओर देखा, भौहें चढ़ाई, फिर विनोद से कहा, सिर्फ तुम ही मेरे साथ अंदर चल सकते हो, बाकी लोग बाहर इंतजार करेंगे। हर्षद थोड़ा नाखुश था और उसने मजाक में कहा, मैडम, क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी अंदर आने देना चाहिए? आप चिंता मत करो, हम दोनों भी रूल समझते हैं। जाहिर तौर पर हर्षद शालू को विनोद का सबसे अच्छा दोस्त मानता था। वह इस समय लगभग लार टपकाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। क्या तुम मरना चाहते हो? शालू की आंखें अचानक थोड़ी ठंडी हो गईं और उसका स्वर धीमा हो गया। विनोद फालतू का आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कार का दरवाज़ा खोला और हर्षद से कहा, तुमने आज बहुत मेहनत की है, अब तुम वापस जाओ और किसी को भी इस जगह के बारे में मत बताना। हर्षद ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। विनोद भाई, चिंता मत करो, हम दोस्ती और विश्वास के रूल्स को हर किसी से बेहतर जानते हैं। ये लोग कौन हैं? क्या ये लोग जानते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शालू ने विनोद की ओर देखा और कहा। विनोद जो कार से बाहर निकला था, उसे शालू के टोन में डाउट महसूस हुआ। विनोद के मन में शालू के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, इसलिए उसने बेरुखी से जवाब दिया, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम्हारे बॉस ने मुझे यहाँ आकर मदद करने के लिए कहा है, लेकिन तुम्हारा रवैया देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी कैदी से पूछताछ कर रही हो। शालू ने भौहें सिकोड़ लीं, मानो वो विनोद को उल्टा जवाब देना चाहती थी, लेकिन अंत में वह जबरदस्ती पीछे हट गई। वो थोड़ा घूम गई और उसने आगे बढ़ने के बाद कहा, मेरा इरादा आपको निशाना बनाने का नहीं था, लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बॉस एक अजीब से सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अब उसके ऊपर मैं फालतू के और ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा नहीं करना चाहती। विनोद ने कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से शालू के पीछे पीछे अंदर की ओर चला गया। वो एक बहुत पुराना विला एरिया था जो काफ़ी पुराना था। वहाँ के ज़्यादातर घरों में रोशनी नहीं थी। उनके विपरीत लगभग 20 मीटर दूर एक छोटी सी 3 मंजिला वेस्टर्न स्टाइल की इमारत थी। विला के बाहर छिपे हुए कोनों में लोग खड़े थे। वही अनूप गेट के सामने ऐसे खड़ा था जैसे वह गेट की रखवाली कर रहा हो। विनोद को पहचानने के बाद उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए तुरंत उसका स्वागत किया, फिर विनम्रता से कहा, इतनी रात में तुम्हें कॉल करना वाकई परेशानी भरा है, हमारा बॉस अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विनोद ने अनूप को ग्रीट करते हुए अपना सिर हिलाया। अनूप के पीछे पीछे आंगन में आते हुए पूछा, नवनीत जी को क्या हुआ है? मुझे याद है कि कंडीशनिंग के बाद आपके बॉस का शरीर बहुत स्वस्थ हो गया था, ऐसा नहीं लगता कि वह फिर से बीमार पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉस को कुछ हो गया है, लेकिन अनूप बोलने में झिझक रहा था। फिर उसने कहा, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा मिस्टर विनोद मेहता, चिंता न करें, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जितनी ज्यादा बातें अनूप ने कहीं, उतना ही ज्यादा विनोद को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि विनोद पीछे नहीं हटा। यहाँ आने के अपने फैसले पर अफसोस करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसने पहले से ही योजना बना ली है। चाहे कुछ भी हो, वह आज नवनीत को उन रहस्यमय लोगों की खबर उसके सामने बताने के लिए मजबूर करेगा। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन लोगों का ओबरॉय परिवार से कोई संबंध है या नहीं जो उसकी हत्या करने आए थे। जैसे ही वह विला की दूसरी मंजिल पर पहुंचा, विनोद को हवा में एक अनोखी मीठी गंध महसूस हुई। आमतौर पर मीठी खुशबू लोगों को अच्छा महसूस कराती है या कम से कम आराम देती है, लेकिन इसी समय अचानक विनोद की त्योरियां चढ़ गईं और वो धीरे से बुदबुदाया, ये बहुत जहरीला है। अनूप, जो आगे चल रहा था, और शालू, जो विनोद के पीछे चल रही थी, जब उन्होंने ये सुना तो वे अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। इसी समय गलियारे के बाईं ओर कमरे से नवनीत की आवाज़ आई, क्या मिस्टर विनोद यहाँ आए हैं? इससे साफ सुना जा सकता था कि नवनीत की आवाज़ भारी और कर्कश थी। इसके तुरंत बाद दो लोग सामने आए।
सबसे आगे नवनीत था, जो इन नज़दीकी शहरों का एक्स बॉस था। ऐसा लग रहा था कि नवनीत की हालत वाकई ठीक नहीं थी। हालांकि वह बीमार नहीं था, लेकिन पिछली बार जब विनोद ने उसे देखा था, उसकी तुलना में उसका वजन बहुत कम हो गया था। उसकी आंखें काफ़ी लाल थीं और उसके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जाहिर था कि हाल के दिनों में उन्हें हर बात पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके साथ काफ़ी असामान्य घटना घटी थी। विनोद जी, मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूं। अब मुझे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, पूरी दुनिया में केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। नवनीत का चेहरा अभी भी घमंड और ईगो से भरा हुआ था, हालांकि वो इसे स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहा था। क्योंकि इस समय जब उसका सामना विनोद से हुआ, तो उसने बहुत प्यार से बात की, यहाँ तक कि फ्रेंडली एक्सप्रेशन भी दिखाया। ये सारी बातें ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि विनोद आज चाहे जिसे भी बचाने जा रहा हो, वह नवनीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पसंद है। नवनीत के साथ बाहर घूमते हुए एक अनोखी आभा वाला एक लंबा बूढ़ा आदमी उसके साथ था। विनोद बता सकता था कि उस अनोखी आभा वाले आदमी ने मेडिकल फील्ड में बहुत रिसर्च की है। इस समय उस अनोखी आभा वाले आदमी ने भी विनोद की ओर उत्सुकता से देखा। सबने नवनीत के नेतृत्व में एक खास कमरे के दरवाजे के अंदर एंटर किया। विनोद ने देखा कि कमरे में बिस्तर पर सोने के कागज जैसे चमक के समान चेहरे वाला एक लड़का लेटा हुआ है। विनोद अपनी दृष्टि से स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि उस लड़के की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि अभी भी ज़रूरी संकेत मौजूद हैं कि वो सांसें ले रहा था, लेकिन उसे बमुश्किल जिंदा रखा जा सकता था। वो किसी भी समय मर सकता था। ये आपका क्या लगता है? विनोद ने सहजता से पूछा। ये मेरा भतीजा है, मैं इसे इसके बचपन से अपना मानता हूँ। ये कुछ ही समय पहले अचानक बीमार पड़ने लगा। मुझे संदेह है कि इसे जहर दिया गया है, नवनीत ने एक तुरंत कहा। विनोद को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि बिस्तर पर लेटा हुआ लड़का और नवनीत दिखने में काफ़ी एक जैसे थे। शायद ये इनके खून के रिश्ते वाले रिलेशनशिप की वजह से था, जैसा कि नवनीत ने उसे कहा था। लेकिन इस सिचुएशन में विनोद ने ज़्यादा सवाल पूछने का इरादा नहीं किया, इसलिए जल्दी से वो पेशेंट के बिस्तर के पास गया, फिर ध्यान से उसकी जांच करनी जारी रखी। नवनीत और एक लंबा पेशेवर मेडिकल पर्सन उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इस समय कमरे का माहौल थोड़ा नीरस था, वहाँ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। धीरे धीरे विनोद की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी नज़र बगल में रखे काढ़े के कटोरे पर पड़ी। विनोद ने अपने मन में कहा, यह मिश्रण अभी भी अधूरा है, फिर भी मुझे इसके अंदर के औषधीय तत्वों को जानने के लिए इसे सूंघना पड़ेगा। विनोद जी, क्या आपको कुछ पता चल रहा है? क्या मेरे भतीजे के जहर का कोई इलाज है? विनोद को अपनी भौहों को और कसते हुए देखकर नवनीत ने तुरंत पूछा। वो असल में परेशान लग रहा था। विनोद ने नवनीत को अजीब नज़रों से देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, किसने कहा कि इस लड़के को जहर दिया गया है? क्या ये जहर नहीं है? इस बार वह लंबा बूढ़ा आदमी बोला। विनोद की ओर देखती हुई आंखें संदेह से भरी थीं, यहाँ तक कि थोड़ी सी हिकारत से भरी हुई थीं। नवनीत भी शोककर था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत स्पष्ट नहीं थे। इसके बजाय उसने खोजी निगाहों से विनोद की ओर देखा, उसके अगले जवाब का इंतजार किया। विनोद ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, फिर उसके बगल में बचे हुए औषधीय रस वाले काढ़े के कटोरे की ओर इशारा किया और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके भतीजे ने किसी बेहद खतरनाक दुश्मन को उकसाया है? एपिसोड 110 बेबसी। ऐसे अजीब और शातिर तरीकों से कैसे निपटा जा सकता था? नवनीत के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह कैसा रिएक्शन दे। उसके बगल वाले लंबे बूढ़े आदमी ने कहा, लड़के, मैंने पहले भी तुम्हारे कारनामों के बारे में थोड़ा सुना है। मैंने सुना है कि तुमने नवनीत के शरीर का ठंडा जहर ठीक कर दिया था, और इस बात के लिए मैं तुम्हारी थोड़ी प्रशंसा करता हूं। लेकिन आज तुमसे मिलने के बाद और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ एक नाम के डॉक्टर हो। उस बुजुर्ग आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ गैर जिम्मेदाराना कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जहर के बारे में तुम्हारा स्टेटमेंट असल सिचुएशन से बिल्कुल अलग है। देखा जा सकता था कि उस बुजुर्ग आदमी का विनोद पर जीरो कॉन्फिडेंस था। नवनीत की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने उस आदमी को कमेंट मारने से नहीं रोका। उसने सिर्फ न सुनने का नाटक किया। विनोद ने फिर भी काढ़े के कटोरे की ओर इशारा किया और जवाब दिया, मैंने जो कहा वह मेरा सटीक ऑब्जर्वेशन है। आप इस पर विश्वास करें या न करें, ये आप पर निर्भर करता है। हालांकि ये काढ़ा दोबारा कभी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो मरीज की हालत और भी बदतर हो जाएगी। विनोद को ऐसे शब्द कहते सुनकर वह लंबा बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसने विनोद की आंखों में घूरते हुए झिड़की दी, क्योंकि अभी मैंने तुम्हारी बेवकूफ़ी सबके सामने उजागर की, तो क्या तुम अब पलटकर मुझ पर वार करना चाहते हो? वह अधेड़ उम्र का आदमी लगातार बोलते जा रहा था। उसने कहा, मिस्टर मल्होत्रा को स्पष्ट रूप से जहर दिया गया था। अगर उन्होंने मेरी दवा नहीं ली होती तो वो बहुत पहले ही मर गए होते। हालांकि मेरे पास बहुत कम ज्ञान है, क्योंकि मैं बीमारी के केवल जरूरी सिम्टम्स को ही समझ पाता हूं और पूरी तरह से अमीश विश्रण नहीं कर पाता हूं। मैं जैसा भी हूं, आप जैसे धोखेबाज आदमी से काफ़ी बेहतर हूं। विनोद ने भौहें तो चढ़ा ली, लेकिन वह उस बुजुर्ग आदमी के उत्तेजक स्वर से नाराज नहीं हुआ। फिर उसने नवनीत की ओर देखा, जो उदास चेहरे के साथ उसके बगल में खड़ा था। इसके बाद उसने जवाब दिया,
मुझे पता है कि ये बूढ़े सज्जन भी इस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने अमीश विश्वन नुस्खे का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने पहले कोई बकवास बात नहीं की थी। मिस्टर मल्होत्रा को पहली बार में जहर नहीं दिया गया था, बल्कि दुर्भावनापूर्ण इरादों से किसी ने उन्हें जहर देने का नाटक किया था। क्या तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन से नुस्खे का उपयोग कर रहा हूँ? जब उस लंबे बूढ़े आदमी ने विनोद के मुंह से नुस्खे का नाम सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी राय में इन अमीश विश्वन की विधि दशकों से चिकित्सा क्षेत्र में लुप्त हो गई है। उसे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मन में कहा, विनोद ज्यादा से ज्यादा 25 या 16 साल का लग रहा है, उसे कैसे मेरे नुस्खे के बारे में पता चला? और वह भी सिर्फ एक नज़र में देखकर उसने मेरे इलाज के मेथड के बारे में बता दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विनोद ने अपने चेहरे पर कुछ हद तक उदासीन मुस्कान दिखाई। किसी भी कीमत पर मैं मेडिकल के बारे में लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना हूं। मेरा जन्म मेडिकल फील्ड में रिसर्च करने के लिए हुआ है। मैंने बूढ़े आदमी की शक्ल से ही उसके इलाज के मेथड का अनुमान लगा लिया था। चूंकि आप बता सकते हैं कि मैं किस प्रकार के नुस्खे का उपयोग कर रहा हूं, तो अब आप गलत फैसला क्यों ले रहे हैं? आप बेकार में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मिस्टर मल्होत्रा को जहर नहीं दिया गया था। यह इतनी सिंपल बात है कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सा का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी उनके अतीत के सिम्पटम देखकर बता सकता है। उस लंबे बूढ़े आदमी ने इस समय टिमटिमाती आंखों से विनोद की ओर देखा। मैं नहीं जानता कि आपकी बढ़ाई करूं या आपकी इंसल्ट करूं। इस दुनिया में एक खास मेथड है जो किसी आदमी की शारीरिक स्थिति को बाहरी बल से जबरन बदल सकती है। उदाहरण के लिए दिल की धड़कन, शरीर में मेरिडियन की दिशा और यहाँ तक कि इंटरनल अंगों का काम करना। विनोद ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं दूंगा। इन शॉर्ट, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मिस्टर मल्होत्रा को दौरा पड़ा तो उन्हें जहर नहीं दिया गया था, लेकिन एक बार जब उनमें जहर के लक्षण पाए गए और एंटीडोट से इसका इलाज करने की कोशिश की गई तो शरीर में मौजूद जहर का हमला तुरंत बढ़ गया। अब यही बात मिलिंद के साथ भी है। जितने अधिक नुस्खे होंगे उसके शरीर में उतने ही अधिक जहरीले पदार्थ जमा होंगे, उसे बुरी तरह से बीमार होने में देर नहीं लगेगी। विनोद ने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए सौम्य स्वर में कहा। लंबा बूढ़ा आदमी फिर से भौंचक्का रह गया। तुम्हारा मतलब है अगर ये लक्षण ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मरीज जितना जल्दी ठीक होगा उतनी ही तेजी से वो इस जहर से ग्रसित होगा और इसके बाद वह मर जाएगा। बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा, लगभग 50 वर्षों से दवा उद्योग में मैं रिसर्च करने में लगा हुआ हूं, मगर आज से पहले मैंने तुम्हारे जैसे ऑब्जर्वेशन के बारे में कभी नहीं सुना है। नवनीत 2 बार खांसा मानो उसके लिए। विनोद और उस लंबे बूढ़े आदमी के बीच के सवाल जवाब बहुत हो चुके थे। फिर उसने कहा, मिस्टर विनोद, आपसे बात करने वाला आदमी मेरा पुराना दोस्त है। जैसा कि आपने कहा, मुझे विश्वास है कि वह केवल लोगों को बचाना चाहता था। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि किसी ने जहर के लक्षणों को नकली तौर पर दिखाने के लिए एक खतरनाक तरीका इस्तेमाल किया है, तो क्या अब भी मिलिंद को बचाने का कोई तरीका है? जैसा कि नवनीत, विनोद को उम्मीद थी, उस लंबे बूढ़े आदमी के सवाल जवाब कंफ्यूज करने वाले थे। नवनीत ने कहा, इस समय मैं केवल एक ही बात पर जोर देना चाहता हूं, वह यह है कि क्या विनोद किसी असाध्य रोगी को नरक के द्वार से वापस ला सकता है? विनोद ने बहुत सरलता से जवाब दिया, चूंकि मैं इसे देख सकता हूं, स्वाभाविक रूप से आपके भतीजे को बचाने का एक तरीका है। हालांकि उससे पहले मैं मिस्टर मल्होत्रा के सामने एक शर्त रखने की हिम्मत कर रहा हूं। नवनीत ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, एक शर्त के बारे में बात मत करो। जब तक मैं मल्होत्रा जिंदा हूं, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। नवनीत के हिसाब से विनोद का रिक्वेस्ट करना एक सामान्य बात थी। इस क्षण भी वह विनोद की वजह से अपने मन में काफी सुरक्षित महसूस कर रहा था। नवनीत ने अपने मन में कहा, चूंकि विनोद के पास मांगने के लिए कुछ है और यह स्पष्ट है कि वह इसे मुझसे हासिल कर सकता है, तो वह रोगी के दर्द को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। विनोद ने अपने बगल में खड़े बूढ़े आदमी की ओर और फिर नवनीत की तरफ परेशानी भरी निगाहों से देखा। जाहिर तौर पर वो नवनीत को बता रहा था कि उसके रिक्वेस्ट में रहस्य शामिल थे। नवनीत ने तुरंत जवाब दिया, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप आमने सामने कह सकते हैं। विनोद ने अब संकोच नहीं किया, अपनी आवाज़ धीमी कर ली और धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि मिस्टर मल्होत्रा, आप मुझे वह सब कुछ बताएं जो आप उन लोगों के बारे में जानते हैं। ऐसा इसलिए नहीं था कि विनोद जानबूझकर नाटक करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह असल में नहीं जानता था कि उन रहस्यमय लोगों को क्या कहा जाए। अब तक विनोद ये तय नहीं कर पाया था कि जो लोग उसकी हत्या करने आए थे और जिन्होंने नवनीत को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था, वे एक ही ताकतवर लोगों का ग्रुप है या नहीं। लेकिन नवनीत स्पष्ट रूप से समझ गया कि विनोद का क्या मतलब था और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने विनोद की ओर भौहें चढ़ाकर देखते हुए कहा, क्या आप उन्हें जानते हैं? आप पहले ही देख चुके हैं कि मेरे भतीजे की हालत बहुत खराब है। उसके इलाज की शुरुआत करने के लिए थैंक यू। नवनीत के जवाब ने विनोद को आश्चर्यचकित कर दिया। वही उसे उम्मीद नहीं थी कि बिस्तर पर लेटा हुआ युवक इस तरह बुद्ध बन जाएगा, और ये बात असल में उन खतरनाक गुंडों से जुड़ी थी। कहने का मतलब यह है कि ये वही आदमी था जिसने नवनीत को उस समय जबरदस्ती अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था, जब उसके पास बहुत बड़ी पोजीशन और बेहद ज़्यादा पावर था। सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती नजर आ रही थी,
लेकिन इस समय विनोद ने तुरंत सिर हिलाया और जवाब दिया, आपको बस मुझे जवाब देना है, चाहे आप देना चाहें या फिर नहीं देना चाहें। नवनीत ने आंखें टेढ़ी करके अस्पताल के बिस्तर पर लेटे उस लड़के की ओर देखा जो थोड़ा भी क्रोधित नहीं था। अंत में उसने दांत पीसकर जवाब दिया, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में सब कुछ बता सकता हूं, यहां तक कि उनके और मेरे बीच की कड़वाहट का कारण भी बता सकता हूं। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह प्रश्न पूछने से आपका क्या मतलब है, लेकिन आपको मुझ पर संदेह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिना कुछ कहे विनोद सीधे बिस्तर पर पड़े युवक की ओर मुड़ा, फिर उसके शरीर पर पड़े कंबल को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इस समय युवक असल में जहर से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन जैसा कि विनोद ने पहले कहा था, यह अंधअमीश विषरण के कारण था। मिलिंद के शरीर को विभिन्न विषाक्त पदार्थों द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। विनोद ने धीरे से अपना हाथ उठाया, मूल रूप से वह अपनी कुंडलिनी का इस्तेमाल करके रोगी के शरीर से जहरीले पदार्थों को जबरन निकालना चाहता था। फिर उसने मिलिंद के मेरिडियन, साथ ही उसके इंटरनल अंगों, उसके निष्क्रिय हाथों और पैरों की हालत में सुधार लाने की पूरी कोशिश की। हालांकि जैसे ही विनोद आगे बढ़ने वाला था कि तभी एपिसोड 111 उस दिन हालांकि जैसे ही विनोद आगे बढ़ने वाला था कि तभी उसकी जेब में छिपे आयरन बोन स्नैक ने अचानक अपना सिर बाहर निकाला। हरी आंखों की एक जोड़ी एक अजीब रोशनी से चमक रही थी और उसकी लाल रंग की जीभ निकालकर वह अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहा था। लोहे की हड्डी वाला सांप, और यह एक दुर्लभ प्रजाति है, एक तरफ खड़ा बूढ़ा अचानक चिल्लाया। यहां तक कि पहली बार नवनीत को खींचते हुए भी वह कुछ कदम पीछे हट गया और आंखों में डर के साथ आयरन बोन स्नैक को देखने लगा। विनोद ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और सांत्वना देते हुए कहा, आप दोनों चिंता मत करो, यह असल में एक लोहे की हड्डी वाला सांप है, लेकिन ये खतरनाक नहीं है, ये मेरा पालतू है। मेडिकल फील्ड में पारंगत बूढ़े आदमी की आवाज़ और अधिक कांपने लगी। उसने परेशान होकर कहा, क्या ये जंगली और बेहद जहरीला लोहे की हड्डी वाला सांप, क्या सही में ये आपका पालतू जानवर है? क्या आप जानते हैं कि आपका लोहे का ये सांप सबसे दुर्लभ प्रजाति का है और इसकी कैपेबिलिटी एक राक्षस के समान है? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स थे, उसे देखकर ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये विनोद की प्रशंसा थी या फिर उस आदमी की जलन थी। विनोद ने बूढ़े व्यक्ति के कैलकुलेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह जानता था कि जिस लोहे की हड्डी वाले सांप को उसने वश में किया था वह असल में बेहद स्पिरिचुअल था। वह पहले से ही जानता था कि उसे कैसे संभालना है और वह आसान तरीके से उससे कम्युनिकेट कर सकता था। इस समय विनोद किसी को भी कुछ भी समझाने को तैयार नहीं था। उसने अपनी उंगलियों को सीधे घुमाया, जिससे लोहे की हड्डी वाला सांप बिस्तर पर लेटे मरीज की छाती पर कूद गया। नवनीत थोड़ा चिंतित हुआ और उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने जबरदस्ती अपनी बात नहीं कही। उसने मन में कहा, विनोद के मेथड पर डाउट नहीं करना चाहिए। उसकी सारी उम्मीदें विनोद पर टिकी थीं। चूंकि तुम्हें उसके शरीर पर लगे जहर में इतनी दिलचस्पी है, इसीलिए मैंने ये काम तुम्हें सौंपा है, लेकिन तुम अलर्ट रहना, चाहे कुछ भी हो, हार मत मानना। विनोद फुसफुसाया। आयरन बोन स्नैक ने बहुत ही मानवीय तरीके से सिर हिलाया, फिर सीधे युवक की गर्दन पर निशाना साधते हुए उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। यहां तक कि नवनीत जैसा बड़ा आदमी भी, जो मेंटली स्ट्रांग था, वह भी इस दर्दनाक ट्रीटमेंट को इस समय देखना जारी नहीं रख सका, इसीलिए उसने अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा लीं। हालांकि उसके बगल वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें चौड़ी की, अपनी गर्दन आगे की ओर झुकाते हुए और ध्यान से देखा। लोहे की हड्डी वाला सांप बेड पर लेटे मरीज के बदन से जहर चूस रहा था। तो वे अफवाहें सच है? ये सांप इंसानी भाषा को समझ सकता है और ये जहरीले मटेरियल को भी इंसानी शरीर से निकाल सकता है। ये सांप नहीं है, ये स्पष्ट रूप से एक सांप की आत्मा है। बूढ़ा व्यक्ति बकबक कर रहा था, उसके एक्सप्रेशन लगभग नीरस थे। आयरन बोन स्नैक की मदद से युवक के शरीर के जहरीला मटेरियल जल्द ही निकाल लिया गया। हालांकि विनोद को पता था कि यह केवल पहला कदम था, सबसे कठिन हिस्सा अभी आना बाकी है। ये देखकर कि बिस्तर पर बेजान पड़े उस युवक का चेहरा धीरे धीरे बेहतर हो गया है, वह अपने सामने खड़े विनोद को देखकर अपनी पलकें भी थोड़ी ऊपर उठा सकता है। मिलिंद, क्या तुम जाग रहे हो? नवनीत ने तुरंत चिंता के साथ मिलिंद के पास जाकर पूछा। अंकल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नर्क के द्वार से गुजर चुका हूं, क्या मैं अभी भी जीवित हूं? मिलिंद ने कमजोर प्रतिक्रिया दी। हालांकि उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी और वह धीमी आवाज़ में बोल रहा था, लेकिन भगवान का शुक्र था कि कम से कम उसकी बीमारी का ज़रूरी लक्षण स्टेबल हो गया था। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर नवनीत, जो लोहे के सांप से थोड़ा डरता था, इस समय उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सका। उसके पीछे वाले बूढ़े व्यक्ति ने विनोद को ईर्ष्या और प्रशंसा से देखा। विनोद भाई, मिलिंद अब कैसा है? नवनीत ने प्रश्न करते हुए पूछा। चिंता न करें मिस्टर मल्होत्रा, अब जब मिलिंद के शरीर से जहरीला मटेरियल बाहर निकल गया है तो मैं उसके मेरिडियन और इंटरनल अंगों में बीमारी के छिपे हुए लक्षणों को हल करने में उनकी मदद करने के लिए अपने खानदानी मेडिकल स्किल का इस्तेमाल करूंगा। विनोद ने शांति से जवाब दिया। बाद में उसने लोहे की हड्डी वाले सांप को पीछे खींच लिया और धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। उसकी 5 उंगलियां मिलकर काले वासुकी की आंखों की तरह बन गई थी।
इस समय विनोद ने काले वासुकी मंत्र पर भरोसा करते हुए, जिसे उच्च स्तर तक उसने इस्तेमाल किया, उसके बाद आसानी से वास्तविक ऊर्जा को मिलिंद के शरीर के मेरिडियन, साथ ही इंटरनल अंगों तक पहुंचाया। इलाज के दौरान विनोद को अचानक एक बहुत ही अजीब घटना का पता चला। मूल रूप से विनोद ने सोचा कि अगर मिलिंद की वर्तमान शारीरिक स्थिति पूरी तरह से ठीक होनी है तो उसे बहुत समय और ऊर्जा खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अपने शरीर से मिलिंद के शरीर में सच्ची ऊर्जा के ट्रांसमिशन के साथ उसने पाया कि वह मिलिंद के शिरोबिंदु और इंटरनल अंग, जिनके साथ छेड़छाड़ की गई थी या उन्हें जो चोटें लगी थीं, वे जल्दी से ठीक हो गए थे और ये सब विनोद की सच्ची ऊर्जा की वजह से ऐसा हुआ था। ये पूरी तरह से विनोद की अपेक्षा से अधिक था। शुरुआत में विनोद ने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके कुंडलिनी में काफ़ी सुधार हुआ था, इसलिए काले वासुकी की वास्तविक ऊर्जा का प्रभाव भी काफ़ी बढ़ गया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि चीज़ें उतनी आसान नहीं थीं जितना उन्होंने सोचा था। विनोद ने अपने आप से कहा, कुंडलिनी के कम समय में इतनी अधिक प्रगति कर पाने का सबसे बड़ा कारण साधना में सुधार नहीं है, यह मेरी अपनी उपचार पद्धति के कारण है, मानो इसका जन्म मिलिंद के बीमारी के लक्षणों को हल करने के लिए हुआ है। क्या आप बहुत सारे पेशेंट्स के साथ पैदा हुए हैं? नवनीत ने कहा। आप मुझ पर भरोसा रखो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। विनोद के चेहरे पर एक जटिल भाव के साथ तुरंत भौहें चढ़ गईं। विनोद को अचानक इस तरह से बदलते देख नवनीत, जो किनारे पर थोड़ा घबराया हुआ था, उसका कलेजा मुंह को आ गया। कमरे का माहौल थोड़ा निराशाजनक था। आधे मिनट बाद तक विनोद को होश नहीं आया, फिर उसने अपना हाथ मिलिंद की छाती से तुरंत हटा लिया। अब आपको कैसा लग रहा है? विनोद ने धीरे से पूछा। मिलिंद ने थैंकफुल होकर अपना सिर हिलाया और फिर जबरन उठकर बैठने की कोशिश की। मिलिंद, क्या तुम अब उठ सकते हो? अपने साथ जबरदस्ती मत करना। नवनीत मदद के लिए जल्दी से आगे आया। नवनीत और मिलिंद का रिश्ता चाचा भतीजे के रिश्ते जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पिता पुत्र के रिश्ते जैसा है। खासकर दोनों लोगों की भौहों के बीच वीरतापूर्ण लुक काफ़ी मिलता जुलता था, जिससे विनोद को उनके रिश्ते पर फिर से पूरा यकीन हो गया था। सौभाग्य से मिलिंद के शरीर में जहर के सारे लक्षण पूरी तरह से दूर हो गए हैं। शरीर को अपनी मूल स्थिति में आने से पहले केवल कुछ समय के लिए आराम की जरूरत होती है, और जिसने ऐसा किया वह असल में शातिर है। जब विनोद ने ये कहा तो उसने नवनीत की ओर देखा। वह नवनीत के चेहरे पर खुशी महसूस कर सकता था, जिस पर हमेशा नाराजगी और यहाँ तक कि जानलेवा इरादे भी साफ साफ दिखाई देते थे। जाहिर है नवनीत को पता था कि मिलिंद की इस जानलेवा हालत के पीछे किसका हाथ था, और इस बात से उसमें बहुत सारी नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। इसने अनायास ही विनोद को उन लोगों के समूह की याद दिला दी जिन्होंने नवनीत को उसके ऊंचे पोजीशन को छोड़ने के लिए मजबूर किया था। जब नवनीत ने यह सुनिश्चित कर लिया कि बिस्तर पर पड़े युवक में असल में कोई भी जहर का लक्षण नहीं है, तो उसने बाकी मामला अपने पुराने दोस्त पर छोड़ दिया। फिर उसने विनोद की ओर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके बाद वो बाहर चला गया। विनोद को स्वाभाविक रूप से पता था कि नवनीत अपना पिछला वादा पूरा करने जा रहा है, इसलिए वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। अनूप और शालू दरवाजे पर खड़े होकर रखवाली कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ट्रीटमेंट की पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उन दोनों को पहले से ही घर के अंदर की स्थिति की अच्छी समझ थी। जब उन्होंने विनोद को देखा तो वे उस पर फ्रेंडली दृष्टि डाले बिना नहीं रह सके। नवनीत विनोद को अगले कमरे में ले गया, अपने हाथों से दरवाजा बंद किया और फिर गंभीरता से विनोद की ओर देखा। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, आपको उन लोगों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत पुराने झगड़े और दुश्मनियां हों? विनोद थोड़ा परेशान था। उसकी शर्त नवनीत से उन लोगों के बारे में जानकारी और सुराग लेने की थी, नवनीत को कुछ भी समझाने की नहीं। इसलिए इस समय उसका नाकभान सिकोड़ना और चेहरे पर नाराजगी दिखाना लाजमी है। नवनीत एक बेहद इंटेलिजेंट इंसान है और निश्चित रूप से वह इस समय विनोद के साइकोलॉजिकल परिवर्तनों को महसूस कर सकता था। इसलिए उसने तुरंत अपना स्वर बदल दिया और कहा, मुझे गलत मत समझो, मैंने सिर्फ अपना अनुमान व्यक्त किया है। अब अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछें। मैं नवनीत अपनी कसम खाता हूं कि मैं कभी कुछ नहीं छिपाऊंगा। विनोद ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, पिछली बार जब मैं आपके विला में आया था तो मैंने वहां एक यंग औरत को देखा था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उस औरत ने आपसे क्या कहा था या आपके मल्होत्रा परिवार के साथ क्या कुछ किया था? उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि आपने इस्तीफा दे दिया? जैसा कि विनोद को उम्मीद थी, ऐसा सवाल सुनकर नवनीत का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। हालांकि वो गुस्सा नहीं था, बल्कि वो कुछ सोच रहा था। कुछ सेकंड के बाद उसने जवाब दिया, उस दिन। एपिसोड 112 एक्सिस्ट। उस दिन उस औरत ने मुझसे कहा था कि उड़ने वाला काला वासुकी उनके हाथ में है, इसीलिए मुझे बहाने बनाने पड़े। पहले शर्तों पर सहमत होने के बारे में सोचना पड़ा और फिर हिसाब किताब चुकाने के लिए उनके पास वापस जाना पड़ा। इतना कहने के बाद नवनीत ने आह भरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन लोगों की एनर्जी मेरी कल्पना से परे है। कई सालों से मैंने जो कॉन्टैक्ट्स और ताकत जमा की है, उस पर भरोसा करके भी मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। विनोद ने नवनीत द्वारा दी गई जानकारी को जल्द से जल्द पचाने की पूरी कोशिश की। वह अंदाजा लगा सकता था कि नवनीत झूठ नहीं बोल रहा है।
इसके तुरंत बाद उसने फिर पूछा, तो क्या मिस्टर मल्होत्रा आपको इन लोगों के बारे में सब कुछ पता चला? जैसे कि वे किस परिवार या किसी विशेष बल या ग्रुप से रिलेटेड हैं? नवनीत ने विनोद पर गहरी नज़र डाली। क्या आपने ओबरॉय परिवार के बारे में सुना है? ओबरॉय परिवार शब्द सुनकर विनोद अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव को छुपा नहीं सका। ओबरॉय परिवार निश्चित रूप से ये वास्तव में एक ऐसा ग्रुप है जो अस्तित्व करता है। विनोद ने अपनी मुट्ठी भींच ली और फिर नवनीत को जवाब दिया, मैं ओबरॉय परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा का पिछला अनुमान गलत नहीं था। मेरा उस औरत के साथ झगड़ा हुआ था और उसने एक बार मुझे मारने के लिए किसी को भेजा था। तुम्हें मारने के लिए ये कब हुआ? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि तुमने मुझे विषमुक्त किया था? नवनीत ने स्पष्ट रूप से गलत समझा। उसे हमेशा लगता था कि विनोद उसकी वजह से उन लोगों के टारगेट पर है। विनोद का अपने बारे में सब कुछ बताने का इरादा नहीं था। उसने अपने मन में कहा, हालांकि नवनीत अभी मुझे अपना दुश्मन नहीं लग रहा है, क्या उसे सच बताऊं या फिर चुप रहूं? शायद वो मुझे धोखा नहीं देगा। हालांकि दादाजी ने कहा था कि मेहता परिवार और चावला परिवार के बारे में सारी बातें सीक्रेट बनी रहनी चाहिए। विनोद ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर पूछा, क्या मिस्टर मल्होत्रा आपको ओबरॉय परिवार के बारे में कोई और खबर पता है? मुझे उन लोगों का मुझ पर हर समय नज़र रखना पसंद नहीं है। नवनीत ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अकेले ही पूरे ओबरॉय परिवार के खिलाफ लड़ने का इरादा रखते हों? आपने मेरा अंत देखा है। अगर मैंने उनके ऑर्डर्स को न माना होता तो मुझे डर है कि हमारा मल्होत्रा परिवार अब अस्तित्व में नहीं होता। ईमानदारी से कहूं तो मिलिंद के बीमारी के लक्षण उन्हीं की देन हैं। इस बात का अंदाज़ा विनोद को पहले से ही था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि नवनीत जैसा बड़ा आदमी एक नॉर्मल परिवार के बारे में बात करते समय लाचारी या डर भी दिखाएगा। विनोद ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, आपने तो उनके आदेशों का पालन किया, लेकिन क्या उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया? नवनीत ने सिर हिलाया, असल में नहीं निभाया। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार, जब तक मैं उनके कहे अनुसार चलूंगा, दुनिया से दूर रहता हूं और आसपास के कई शहरों के रिसोर्सेस के कंट्रोल में भाग नहीं लेता, तब तक हमारा मल्होत्रा परिवार किसी खतरे में नहीं होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मैं, नवनीत, जिसने इतने सालों तक इतनी मेहनत की है, मैं इतनी आसानी से अपना सब कुछ कैसे जाने दे सकता हूं? आज मिलिंद के साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने गुप्त रूप से जांच की थी। मैं उनसे निपटना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ मेरे मिलिंद के ऊपर भारी पड़ा। नवनीत की बात सुनने के बाद विनोद बिना कुछ बोले चुप हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि नवनीत इस मामले में बेहद अकेला पड़ चुका है। हालांकि विनोद असल में तथाकथित ओबरॉय परिवार से कभी नहीं डरा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि अपनी वर्तमान ताकत और प्रभाव के साथ वह उस रहस्यमय और विशाल परिवार के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे नवनीत ने विनोद के दिमाग में चल रही उथल-पुथल को साइड से नोटिस कर लिया हो। उसने धीरे से पूछा, विनोद, मुझे आपकी स्थिति के बारे में पहले से ही कुछ पता था, लेकिन आप मुझे अपने मामले में हस्तक्षेप करने के लिए दोषी मत ठहराना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने विनीत के रिश्ते के माध्यम जरिए अपनी दादी माँ के स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है। क्या इसका संबंध भी ओबरॉय परिवार से है? नवनीत के मुंह से अपनी दादी का जिक्र सुनकर विनोद की आंखें बेकाबू और उग्र हो गईं। कमरे का माहौल तुरंत थोड़ा टेंशन भरा हो गया। नवनीत की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, लेकिन वह जरा भी नहीं झुका। इसके बाद विनोद ने तुरंत अपने जानलेवा इरादे को दबा दिया। उसने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, मिस्टर मल्होत्रा, आप असल में बहुत जानकार इंसान हैं। अब तक मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में आपकी बात सुनने से पहले मुझे ये भी नहीं पता कि उन लोगों को मेरी दादी के बारे में जानकारी है या नहीं, इसीलिए मैं इस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहता। तो फिर आप आगे क्या करने जा रहे हैं? नवनीत की आंखें एनालिसिस से भरी थीं। इस समय विनोद को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि नवनीत ओबरॉय परिवार से निपटने के लिए उसके साथ गठबंधन कर रहा है। विनोद ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? नवनीत ने विनोद पर गहरी नज़र डाली, तुम असल में बेहद इंटेलिजेंट इंसान हो। न सिर्फ तुम मेडिकल स्किल्स में बेस्ट हो, बल्कि तुम्हारे पास एक बेहद फोकस्ड और शांत दिमाग भी है। अगर मिलिंद के पास तुम्हारे दिमाग की आधी समझदारी होती तो मुझे उसकी चिंता करने के लिए इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ये बोलते हुए नवनीत ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे। फिर वो धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा और फिर थोड़ी देर बाद कहा, मैं अपनी भावनाओं को तुमसे नहीं छिपाऊंगा। हालांकि वर्तमान में मैं ओबरॉय परिवार के मामले बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं, मिस्टर मल्होत्रा, अब बिल्कुल भी उन्हें और उनके जुल्मों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि विनोद भाई, आप इस ओबरॉय परिवार नाम के कांटे को अपने दिल में और चुभने नहीं देंगे। शायद अब तुम्हें मुझ पर उतना भरोसा नहीं रहा। हालांकि हमें भविष्य में एक सहयोगी रिश्ते तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। कम से कम हम ओबरॉय परिवार से निपटने में एकता हासिल कर सकते हैं।
आपकी मदद से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मिलिंद मौत के मुंह से हमारी इस दुनिया में वापस आ गया है, लेकिन उसके सिर से खतरा अभी नहीं टला है। फिर भी मैं इस समय का उपयोग जितना संभव हो उतना सीक्रेट तरीके से उस रहस्यमय परिवार का पता लगाने और उनके बारे में जानने के लिए कर सकता हूँ। नवनीत की बातें सुनकर विनोद का हृदय अवश्य ही जलने लगा। बाद में उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने संदेह से पूछा, क्या वे हाल में कुछ प्लान कर रहे हैं? मूल रूप से पार्टी के दिन जो औरत आपको धमकाने आई थी वह बेहद दबंग और घमंडी थी। उसने मुझे कई बार उकसाया और मुझ पर सामने से हमला भी किया, लेकिन वह हाल में मेरे सामने नहीं आई। उसने केवल 2 हत्यारों को भेजा। मुझे नहीं पता कि मिस्टर मल्होत्रा आपको उस औरत के बारे में कोई खबर मिली है या नहीं। विनोद के विचार में उसकी दादी से निपटने के लिए उस औरत ने आदेश दिया होगा। विनोद ने कहा, भले ही उसके पीछे का मालिक कोई भी हो, इस बदले का बदला थोड़े समय में ही लिया जाना चाहिए। इसलिए विनोद ने औरत से जुड़ी खबरों पर अतिरिक्त ध्यान दिया और नवनीत से भी सुराग मिलने की उम्मीद जताई। हालांकि नवनीत ने उस पर अजीब नज़र डाली। आपने कहा कि वह औरत दबंग है। क्या उसने कभी आप पर पर्सनल तरीके से हमला किया है? मुझे संदेह है कि क्या हम दोनों ने एक ही औरत को देखा था, क्योंकि जो औरत मुझसे मिलने आई थी उसने रुडली और घमंडी तरीके से बिहेव किया था, और जिस औरत की बात आप बता रहे हैं वह बहुत ही अलग इंसान मालूम पड़ती है। मतलब वो पक्का आवेगी और घमंडी पर्सनैलिटी की नहीं लगती है। विनोद गहरी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब वह मल्होत्रा विला में वो उस औरत से मिला तो उसे सचमुच एक अजीब सा एहसास हुआ। जाहिर तौर पर उसका चेहरा एक आम इंसान जैसा है, उसके फिगर और शरीर बनावट कोई खास नहीं है, लेकिन वो जो रिएक्शन देती है वह काफ़ी अलग है। अंत में विनोद ने तुरंत इस सवाल को एक तरफ रख दिया, चाहे वह वही व्यक्ति हो या नहीं, ज़रूरी बात खबर हासिल करना था। नवनीत ने जवाब दिया, मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि उन खतरनाक लोगों का वो ग्रुप यहाँ से चला गया है। कम से कम वो औरत और उसके द्वारा लाए गए मेन मेंबर्स अब यहाँ नहीं है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके साथ डील करते समय उन्हें कई पावरफुल लोगों से भी निपटना पड़ेगा, इसीलिए शायद उन्हें परेशानी हो रही है, या शायद ओबरॉय परिवार के साथ कुछ और गड़बड़ है। विनोद निराश हुआ, लेकिन अंत में वह ज़्यादा देर तक वहां नहीं रुका। उसने वहां से निकलने से पहले मिलिंद को एग्जामिन किया और ये सुनिश्चित किया कि उसकी कंडीशन स्टेबल है। शालू विनोद को सोसाइटी से बाहर छोड़ने के लिए निकल पड़ी। सड़क पर बाहर मोटर की आवाज़ को छोड़कर वहां काफ़ी शांति थी। विनोद ने अपनी ठुड्डी को आराम दिया और बिना कुछ बोले चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। ये देखकर कि विनोद जहां उतरना चाहता है वहां पर वो पहुंचने ही वाली थी, शालू ने कहा, बॉस ने अभी आदेश दिया है कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो या आपको कोई खबर देनी है तो आप किसी भी समय मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी रिक्वेस्ट करें, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। विनोद ने खिड़की से बाहर देखते हुए लापरवाही से गुनगुनाया। इस तरह की प्रतिक्रिया और रवैये ने शालू को बहुत असंतुष्ट कर दिया। उसने विनोद को उदासीन भाव से देखा। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हो या तुम्हें मुझसे घृणा हो रही है? अगर ये बात है तो मैं बॉस को रिपोर्ट कर सकती हूँ और आपका कांटेक्ट पसंद बदल सकती हूँ। तभी विनोद ने अपना सिर घुमाया। नहीं, हम पहले भी एक दूसरे के साथ डील कर चुके हैं। वही मुझे दूसरे लोगों से परिचित होने और विश्वास बनाने की झंझट पसंद नहीं है। इस समय तक शालू का चेहरा अंततः थोड़ा शांत हो गया। फिर उसने दोबारा एक सवाल पूछते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप रियल एस्टेट खरीद रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रियल एस्टेट बिजनेस में एंटर करने की योजना बना रहे हों? लेकिन एपिसोड 113 घात। फिर उसने दोबारा पूछा, लेकिन मुझे याद है कि आपका असली इरादा एक क्लिनिक खोलने का था। विनोद ने लापरवाही से जवाब दिया, बात सिर्फ इतनी है कि मैंने उन डेवलपर्स के घटिया इरादों को जान लिया है, इसलिए मैं उनके साथ कम्पीट करने की योजना बना रहा हूँ। विनोद ने इसे हल्के में कहा, लेकिन शालू को लगा कि वह कुछ ज़्यादा ही दिखावा कर रहा है। शालू ने अपने मन में कहा, यह लगभग 1 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है और एक बार इसके अस्तित्व में आने के बाद ये कीमत दोगुनी हो जाएगी। केवल दूसरों के विरुद्ध लड़ने और दूसरों को दुखी देखने के लिए ऐसा कहना और ऐसा काम करना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना होगा। विनोद हर समय खिड़की से बाहर देख रहा था, ये देखकर कि वह अपने विला के एरिया में पहुंचने वाला है जहां वह रहता है। वह इस समय निराश होने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सोचा था कि आज रात हत्या में विफल रहे 2 हत्यारों के पीछे के अपराधी गुंडों को उसके पीछे भेजना जारी रखेंगे। विनोद ने मन में कहा, जब तक मैं अलर्ट रहूंगा और उन गुंडों को जिंदा पकड़ने की कोशिश कर सकूंगा, ऐसा करने से मैं पक्का ओबरॉय परिवार के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए सुरागों को हासिल करने में सक्षम हो पाऊंगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन क्रिमिनल्स का इरादा मर्डर की प्लानिंग को जारी रखने का नहीं है। सोसाइटी के गेट पर कार से उतरकर विनोद ने जेब में हाथ डाला और धीरे धीरे अंदर चला गया। ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी रूम से बाहर निकला। वो सीधा खड़ा हुआ और विनोद को जोरदार सलामी दी। विनोद को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने लापरवाही से सिर हिलाया और अपने विला की ओर चल दिया। हालांकि जब वह सामने वाले रोड पर फूलों की क्यारी के पास से गुजरा तो उसे साफ महसूस हुआ कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। तो तुम यहाँ इंतजार कर रहे थे? विनोद उत्साहित था।
विनोद को लगभग 100% यकीन था कि फूलों की क्यारियों में लोग छिपे हुए थे। उसने अपने मन में कहा, और यह पक्का मेरे लिए घात लगाकर यहाँ छिपे बैठे हैं। इस समय विनोद काफी रिलैक्स था, वो बिल्कुल नहीं घबराया। कुछ भी ध्यान न देने का नाटक करते हुए उसने इत्मीनान से एक सिगरेट सुलगाई और फूलों की क्यारी के किनारे की ओर चल दिया। इस समय लगभग सुबह हो चुकी थी। आस पड़ोस में इतना सन्नाटा था कि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही विनोद फूलों की क्यारी के किनारे से गुजरा, अचानक फूलों की झाड़ियों से एक आकृति निकली। अपने हाथ में कसकर छुरी पकड़कर वो विनोद का सिर काटने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। ओह नो! विनोद ने तुरंत अजीब स्थिति पर ध्यान दिया। जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया था वह धीमा नहीं था, उसकी चाल बिजली से भी तेज थी। लेकिन पहले जिन 2 हत्यारों का विनोद ने सामना किया था उनकी तुलना में उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। पलक झपकते ही विनोद बेहद निश्चिंत होकर एक ओर खिसक गया। साथ ही उसने अपना पैर उठाया और उस शख्स के पेट पर जोरदार वार कर दिया। वह गुंडा जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा। इंटेंस दर्द की वजह से उसके मुंह से सिर्फ एक धीमी आवाज निकली। उसके तुरंत बाद वो वही बेहोश हो गया। साथ ही उसके हाथ में मौजूद चाकू नीचे गिर गया। इसके तुरंत बाद कई अन्य आकृतियां फूलों की क्यारी से बाहर निकली। वे सभी बेहद पावरफुल थीं और उन सभी के हाथों में हथियार थे। ये लोग ओबरॉय परिवार से नहीं। विनोद बेहद निराश हुआ और उसने कहा, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ है। यहाँ आए गुंडों के इस ग्रुप को हत्यारा माना जा सकता है, लेकिन ओबरॉय परिवार द्वारा भेजे गए जिन लोगों से मैं पहले मिला था उनकी तुलना में ये बहुत बुरे लोग हैं। 10 सेकंड से भी कम समय में विनोद ने उन सबको जमीन पर गिरा दिया। ठंडे चेहरे के साथ विनोद ने सीधे उनमें से एक को उठाया, फिर उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसका गला दबाने लगा। उस गुंडे की कई उंगलियां टूट गई थीं, साथ ही उसका पूरा हाथ भी टूट गया था। उस गुंडे के दर्दनाक एक्सप्रेशन को देखकर विनोद को लगा कि वह लगभग मर चुका है। फिर उसने अपने गले की खराश को दूर किया और पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम्हारे पास केवल एक मौका है, ठीक ठीक बताओ। यदि तुमने बकवास करने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें मरने से भी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ेगी। विनोद अपनी ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा। उस हत्यारे ने तुरंत रुक कर जवाब दिया, कंपनी ने हमें यहाँ भेजा है। कौन सी कंपनी? साफ साफ समझाओ। विनोद धीरे धीरे पेशेंस खोता जा रहा था। यही वही का कंपनी है जिसने आपसे आपकी जमीन लूटी, उस घायल गुंडे ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। कमीने! विनोद पूरी तरह से निराश हो गया और उसने उस गुंडे को दूर धकेल दिया। ये लोग स्पष्ट रूप से नीरज ग्रोवर और उसके पीछे के तथाकथित बड़े पावरफुल ग्रुप से संबंधित थे। विनोद ने कभी भी नीरज की परवाह नहीं की और अब उसके दिल में सिर्फ नफरत थी। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और अपने विला की ओर चल दिया। थैंक गॉड गुंडों के इस ग्रुप ने रास्ते में मुझ पर घात लगाकर हमला किया। इनका सेजल को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। विनोद ने राहत की सांस ली और सेजल को परेशान किए बिना आज की रात चुपचाप लिविंग रूम में आराम करने की योजना बनाई। लेकिन विनोद जब दरवाजे पर पहुंचा और जब उसने लिविंग रूम में एंटर किया तो उसने देखा कि सेजल और हाउसकीपर त्रिशा एक साथ हॉल में बैठी थीं। जाहिर तौर पर वे दोनों पूरी रात बिना सोए उसका इंतजार कर रही थीं। विनोद शर्मिंदा हुआ। उसने तुरंत बोला, तुम दोनों इतनी देर रात तक क्यों जाग रही हो? अगर तुम इतनी रात को घर वापस आओगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न गया हो। सेजल घबराई हुई आगे बढ़ी और विनोद को ऊपर से नीचे तक देखा। ये देखकर कि उसे कोई चोट नहीं आई है, उसने थोड़ी चैन की सांस ली। वही त्रिशा को नींद आ रही थी क्योंकि उसे मजबूरी में सेजल के साथ वहां जगना पड़ रहा था, तो स्वाभाविक रूप से वह इस समय थोड़ी थकी हुई लग रही थी। विनोद ने हाथ हिलाया और कहा, त्रिशा तुम अपने बेडरूम में जाओ और आराम करो। फिर उसने सेजल के साथ अपने बेडरूम में जाते हुए कहा, मैं बस एक जरूरी काम के सिलसिले में बाहर फंस गया था, तुम्हें इस बात को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेजल विनोद के साथ कमरे में गई। उसने तय किया कि वह आराम से पता लगाएगी कि आखिर इतनी देर तक वह कहाँ बिजी था। हालांकि वह तुरंत समझ गई कि विनोद के मन में कुछ है, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं पूछा। सेजल के सो जाने के बाद भी विनोद लगातार अपने शरीर में सांस का संचार कर रहा था। उसने अपने मन में कहा, अगर मैं ओबरॉय परिवार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, सिर्फ यही नहीं, अपने आसपास के हर इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, खासकर उन लोगों की जिनकी मैं बहुत परवाह करता हूं, तो मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना होगा। अगली सुबह जब विनोद बड़े उत्साह के साथ अपनी कुंडलिनी की एनर्जी को रिप्लेनिश करके बाहर आया, सेजल काफी पहले फ्रेश हो चुकी थी। वो नाश्ते के लिए उसका इंतजार कर रही थी। सेजल ने जो कहा, थोड़ी देर में खाने के बाद मुझे जल्द से जल्द पुराने सोसाइटी में पहुंचना होगा और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के एक्विजिशन का काम जारी रखना होगा। विनोद को चिंता थी कि नीरज सेजल को परेशान करेगा, इसलिए उसने उसके साथ जाने का मन बना लिया। क्या आपको क्लिनिक के बिजनेस की टेंशन नहीं है? आपकी इस लापरवाही की वजह से आपकी बिजनेस पार्टनर मुझ पर इल्जाम लगाने लगेगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। को ड्राइवर सीट पर सेजल चेहरे पर मुस्कान लिए बैठी थी और उसने कुछ देर तक यूं ही मजाक किया। विनोद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी तो वहां पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा।
लेकिन आज मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। नीरज नाम का वह आदमी एक नंबर का कमीना इंसान है। वो निश्चित रूप से आपकी पीठ के पीछे सोसाइटी में शांति भंग करने के लिए तोड़फोड़ करेगा। हालांकि सेजल परेशान नहीं दिखी। उसने तुरंत कहा, हर्षद और उनके जूनियर्स की मदद से हम नीरज को कोई भी गड़बड़ी नहीं करने देंगे। मैंने विशेष रूप से अपने एक्स कलीग्स से मदद करने के लिए कहा। मेरा मानना है कि शुरुआती एक्विजिशन का काम थोड़े समय में पूरा हो जाएगा। जहां तक अगली बात है जो कि बिजनेस स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, मैं इस पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। आज वर्तमान की सेजल को लगता है एपिसोड 114 इन्फेक्टेड। आज वर्तमान की सेजल को लगता है कि उसे विनोद के बदलावों की आदत हो गई है और उसने उसे स्वीकार कर लिया है। उसने अपने मन में कहा, अब मैं पहले जैसी नहीं रही। पहले मैं आंख बंद करके बिना आपसे कुछ भी पूछे फैसला लेती थी, लेकिन अब इसके विपरीत मुझे आपकी भावनाओं का ख्याल रखना है और इसीलिए आपकी राय जाननी जरूरी है। इससे विनोद थोड़ा असहज था, लेकिन उसे सेजल का ये प्यार भरा बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। इस समय उसने स्टीयरिंग व्हील को हल्के से थपथपाया और जवाब दिया, भले ही आप मुझसे बिजनेस के बारे में बेहद आसान सवाल पूछें, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इन शॉर्ट, यदि आप परेशानी में हैं या पैसे की कमी है तो आप सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं इसे जल्द से जल्द आपके लिए हल करूंगा और आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा, लेकिन बिजनेस के पैंतरे आपको खुद ही समझने होंगे। ऐसा जवाब सुनकर सेजल के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। फिर उसने कहा, मेरा प्लान ऑफिशियल तरीके से एक कंपनी रजिस्टर करने का है, उसके बाद एक पैमाना बनाने के लिए लोगों की भर्ती करने की है। आखिरकार आपने पूरी सोसाइटी में 80 से 90% रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद ली है। आप निश्चित रूप से फ्यूचर में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे एक फॉर्मल तरीके से रजिस्टर्ड कंपनी के बिना। सरकार आपको ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगी। विनोद ने सिर हिलाया, आपको जो ठीक लगे वो करो। नीरज के पीछे के लोगों ने बहुत सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए घटिया तरीकों का इस्तेमाल किया है। अगर सोसाइटी के निवासी पश्चाताप करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसी बेवकूफ़ी करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमने सारी प्रॉपर्टी के अधिकार नहीं खरीदे हैं। क्या इससे हमें कोई परेशानी होगी? आप सही में बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। नीरज को जो थोड़ा सा हिस्सा मिला है वो असल में आपके और मेरे टोटल रियल एस्टेट शेयर के सामने कुछ भी नहीं है। सेजल ने एक गहरी सांस ली और बोली, जब तक आज की इनकम से खरीदारी पूरी हो सकती है वे कुछ भी गलत नहीं कर सकते। बचे हुए छोटे हिस्से जिसे हम नहीं खरीद सके उससे डील करने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। बिजनेस करना सड़क पर लड़ने जैसा आसान काम नहीं है, समय रहते घाटे को रोकने में समझदारी है। विनोद ने और कोई सवाल नहीं पूछा। सोसाइटी में पहुंचने के बाद विनोद और सेजल दोनों ने जो दृश्य देखा उससे वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ इतनी सारी पुलिस गाड़ियां और एम्बुलेंस क्यों हैं? क्या हुआ? सेजल के स्वर में परेशानी थी और विनोद भी इस समय थोड़ा असहज था। विनोद ने कहा, क्योंकि मैं इस सोसाइटी में ज़मीन के एक्विजिशन के लिए बड़े ग्रुप के साथ कम्पीट कर रहा हूँ, तो कुछ न कुछ बुरा हो सकता है। इतनी सारी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ एक साथ सोसाइटी में आने का मतलब है कि यहाँ पक्का कुछ हुआ होगा और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह ज़मीन के एक्विजिशन से रिलेटेड होगा। विनोद ने एक्सीलेटर पर कदम रखा और सोसाइटी में एम्बुलेंस का पीछा किया। ठीक इसी समय फ़ोन की घंटी बजी। हर्षद कॉल कर रहा था। विनोद ने हर्षद को पहले ही देख लिया था और वह उदास चेहरों के साथ कुछ जूनियर्स के साथ सोसाइटी के चौराहे के किनारे खड़ा था। चौक में कई निवासी जो अभी भी सोसाइटी में रहते हैं इधर उधर लड़खड़ा रहे थे और कुछ तो जमीन पर लेटे हुए थे। उन्हें ऐंठन हो रही थी और वह धीरे धीरे जमीन पर लुढ़क रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? विनोद ने तुरंत कार का दरवाज़ा खोला, बाहर निकला और जोर से पूछा, विनोद भाई, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस सोसाइटी के लोग बिना किसी कारण के बीमार हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें जहर दिया गया है। ये वाकई डरावना है। हर्षद ने अपना सिर खुजलाया, वह भी असमंजस से भरा हुआ था। जहर? विनोद ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने कुछ भी समझाने की परवाह नहीं की और तुरंत उन निवासियों के पास भागकर पहुंच गया जो चौक में दर्द से कराह रहे थे। विनोद की अपने कैपेबिलिटी की वजह मरीज का हाल जानने के लिए केवल एक नज़र डालने की ज़रूरत पड़ी कि वे लोग असल में जहर से पीड़ित हैं और यह निश्चित रूप से सामान्य फूड पॉइजन नहीं है। उन सभी लोगों को नीरज के गुंडों ने दुष्ट तरीकों से नुकसान पहुंचाया था। हर्षद, जल्दी से अपने लोगों से कहो कि वे सोसाइटी के सभी लक्षणग्रस्त लोगों को चौराहे पर इकट्ठा करें और उन्हें अस्पताल न जाने दें। मुझे डर है कि अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो जाएगी। विनोद गंभीर रूप से बीमार निवासियों के सामने दौड़ा और चांदी के नीडल्स की थैली निकालने के लिए हाथ बढ़ाया जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था, लेकिन वो उसे बेहद कम इस्तेमाल करता था। उसने ट्रीटमेंट करने के अलावा जोर जोर से हर्षद को हिदायतें दीं। अच्छा, मैं फटाफट सारे रोगियों को एक जगह इकट्ठा करता हूँ। हर्षद तुरंत सहमत हो गया और अपने जूनियर्स को आदेश दिया कि वे मरीजों को इलाज के लिए नीचे बुलाएं और साथ ही एम्बुलेंस को भी रोक दें। उसने कहा, अब इन सब पेशेंट्स का इलाज जल्द से जल्द विनोद यहीं पर करेंगे। हर्षद की नज़र में विनोद का आदेश एक शाही फरमान है और इसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही सब कुछ है।
विनोद के सामने मौजूद मरीज के चेहरे पर दर्द के भाव थे और उसकी आंखें सूनी थीं, लेकिन जब विनोद ने जैसे ही उसके माथे और छाती पर चांदी के नीडल्स को कई बार चुभाया तो उसके सिम्पटम्स तुरंत बहुत कम हो गए। आज तुमने क्या खाया पिया था? विनोद गंभीर लक्षणों वाले कई अन्य निवासियों को एक्यूपंक्चर देने के लिए घूमा और उसी समय पूछा। मैंने कुछ खास नहीं खाया, लेकिन जब हम सुबह टहलने निकले तो हमें लगा कि हवा में एक अजीब सी मीठी महक आ रही है। मुझे चक्कर आने और सांस फूलने में देर नहीं लगी। ट्रीटमेंट हासिल करने वाले निवासियों ने तुरंत इसके बारे में बात की। विनोद का चेहरा कुछ उदास हो गया। जाहिर है उसके दिल में पहले से ही एक डर था। विनोद ने अपने मन में कहा, इन निवासियों को असल में जहर दिया गया है और इसे हवा द्वारा फैलाया गया था। यही वजह है कि यह घातक नहीं है, लेकिन विषाक्तता का दायरा काफ़ी व्यापक है। हर्षद, जो लोग हेल्दी हैं उन लोगों को आज्ञाकारी रूप से घर पर रहने दें और मुझे चौराहे से दूर फूलों की क्यारियां से कई सारे फूल लाकर दो। विनोद ने फिर जोर से आदेश दिया। चूंकि विनोद ने सोसाइटी में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी 20% अधिक कीमत पर खरीदी, इसलिए सोसाइटी के निवासी उसका थोड़ा सम्मान करते हैं। जिन कुछ निवासियों के लक्षण अभी अभी विनोद द्वारा ठीक किए गए थे, उन्होंने तुरंत रिएक्शन दिया और स्थिति को नियंत्रित करने में विनोद की मदद की। स्थिति को जल्द से जल्द कंट्रोल करने के लिए विनोद ने सीधे एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया। एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन के साथ साथ उसने अपने शरीर में काले वासुकी की ऊर्जा को जगाने में संकोच नहीं किया। जल्द ही कई निवासियों के लक्षण पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन सोसाइटी में काफ़ी अफरा-तफरी मची हुई थी, क्योंकि कोई पहले ही जोर से चिल्लाकर बोला, असल में किसी ने मछलियों को जहर दे दिया है। क्या रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच लड़ाई की वजह से तालाब की मछलियां इन्फेक्टेड हुई हैं? ऐसी चीख सुनते ही विनोद समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपना सिर उठाया और वहां पर नजर डाली और निश्चित रूप से उसे कुछ डरावने लोग दिखाई दिए जो स्पष्ट रूप से सोसाइटी के निवासियों की तरह नहीं लग रहे थे, और उन क्रिमिनल्स ने तुरंत अपना चेहरा छिपा लिया। विनोद कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ अस्पताल के कई आक्रामक कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने जोर जोर से चीखते हुए विनोद पर आरोप लगाया, आप ये क्या कर रहे हो? अब जब इस सोसाइटी में इतने बड़े पैमाने पर जहर देने की घटना हुई है तो आप क्यों हमें मरीजों के इलाज के लिए उन सभी को अस्पताल ले जाने से रोकना चाहते हो? आप मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर कुछ गलत होता है तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? विनोद ने हर्षद को रोका, जो कि मेडिकल स्टाफ को सबक सिखाने जा रहा था। बाद में निवासियों के लिए विषाक्तता के लक्षणों से राहत पाने के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग जारी रखते हुए उसने उसी समय जवाब दिया, आप लोग बात को समझने के लिए अपनी आंखें खुली रखें। मैं निवासियों के विषाक्तता के लक्षणों को खुद हल कर सकता हूं, मुझे इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। विनोद ने एक गहरी सांस ली और कहा, इसके विपरीत यदि वे इतनी क्रिटिकल हालत में एम्बुलेंस में यहां से निकले तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही वे दर्द से सदमे में जा सकते हैं और उनके सिम्टम्स और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। विनोद ने अस्पताल स्टाफ को समझाना जारी रखा और बोला, इस तरह का जहर तेजी से फैलता है, लेकिन जब तक ट्रीटमेंट का मेथड सही है इसे जल्दी से ठीक किया जा सकता है। सबसे खतरनाक अंजाम ट्रीटमेंट में देरी की वजह से हो सकता है। इन मरीजों के ट्रीटमेंट में जितनी देर होगी उतनी ही अधिक संभावना होगी कि उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी, यहाँ तक कि ये देरी उन सभी की मौत का कारण भी बनेगा। जाहिर तौर पर अस्पताल स्टाफ को विनोद की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद उन्होंने वह अजीब दृश्य देखा। विनोद ने आधे मिनट से भी कम समय में एक मरीज को ठीक कर दिया। इस समय वे सभी एक दूसरे को देखते हुए अपनी जगह पर जम से गए। जिन निवासियों को चिकित्सा कर्मचारियों के इस ग्रुप द्वारा एम्बुलेंस में खींचकर बैठाया गया था, उनके एपिसोड 115 हार्मफुल, उनके लक्षण और अधिक गंभीर हो गए। अंत में अन्य रहवासियों और हर्षद व दूसरे लोगों की मदद से उसे विनोद के सामने ले जाया गया। कुछ सुइयों के बाद उन्हें इन्फेक्शन के लक्षणों से तुरंत राहत मिल गई और वो वही के वही ठीक भी हो गए। आखिर यह आदमी क्या करता है? मैंने 10 साल से अधिक समय तक अस्पताल में काम किया है और मैंने ऐसा ट्रीटमेंट का मेथड कभी नहीं देखा है। ये ज़रूर एक मैजिकल पर्सन है। कई इमरजेंसी डॉक्टर और सीनियर नर्स शॉक दिखे। विनोद ने उन्हें समझाने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी जब तक अस्पताल के लोगों ने वहां के रेजिडेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं किया तब तक विनोद ने मामले को संभाल लिया था। हर्षद और अन्य लोगों की मदद से वे निवासियों के साथ घुल मिल गए और जो लोग गड़बड़ी का फायदा उठाकर परेशानी पैदा करना चाहते थे उन सभी को पीटा गया। अब तक विनोद को पूरा यकीन है कि यह मामला उस नीरज और उसके पीछे के ग्रुप से रिलेटेड है। विनोद ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे लोग यहाँ की जमीन जायदाद का अधिकार छीनने के लिए ऐसी घिनौनी हरकतें करेंगे। आधे घंटे से अधिक व्यस्त काम के बाद विनोद बिल्कुल भी नहीं रुका और लोगों को एक्यूपंक्चर देना जारी रखा। सौभाग्य से इस समय सोसाइटी में जहर से पीड़ित निवासियों का तुरंत इलाज किया गया और बाकी लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके घर पर ही रहे। अंत में विनोद के शरीर में काले वासुकी की ऊर्जा खत्म हो गई थी। अस्पताल के स्टाफ ने खुशी खुशी विनोद की चमत्कारी मेडिकल तकनीक के बारे में बात की और वहां से चले गए। हालांकि पुलिस नाराज थी और विनोद को इंटेरोगेट करना चाहती थी। विनोद को पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया।
एक बुजुर्ग पुलिसवाले ने उसकी ओर देखा और कहा, विनोद, अभी तो तुम्हारा परफॉर्मेंस सचमुच आउटस्टैंडिंग था, लेकिन हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या आज की इस पूरी वारदात से तुम्हारा कुछ लेना देना है? विनोद ने भौहें सिकोड़कर जवाब दिया, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने यहाँ के निवासियों को जहर दिया और फिर उनका इलाज करने के लिए अपनी लाइफ को स्टेक पर लगा दिया। पुलिसकर्मी मुस्कुराया, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है, क्या आप अंदर की कहानी जानते हैं? मेरे संदेह करने की वजह यह है कि सोसाइटी के लोगों को आपने जहर दिया है क्योंकि प्रेजेंट में आपने उनसे प्रॉपर्टी खरीदी थी। इस बात की जानकारी विनोद को स्वाभाविक रूप से थी, लेकिन उसने इसे आमने सामने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने इस घटना को कबूल कर लिया तो पुलिस आगे जो कहेगी वह उसके लिए बहुत हार्मफुल होगा। भले ही विनोद ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उस घटना ने उसे असल में बहुत डिमोटिवेट कर दिया क्योंकि आज की घटना का प्रभाव बहुत बड़ा है और इसने लगभग लोगों को मौत के मुंह में भेज दिया था। यहाँ के रियल एस्टेट का एक्विजिशन टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड रहना चाहिए, लेकिन आपके बिजनेस को ध्यान में रखते हुए जब इस मामले के मास्टरमाइंड की जांच की जाएगी और सच्चाई सामने आएगी तब तक आप अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना जारी रख सकते हैं। पुरुष पुलिसकर्मी अपनी बात पर अड़े रहे। जाहिर तौर पर वे विनोद से इस मामले पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे थे। विनोद ने मन ही मन आह भरी और कहा, इस समय किसी भी तरह की बहस करना बेकार होगा, इससे मेरे लिए और भी अधिक मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसने तुरंत सिर हिलाया, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने अभी कहा कि जब तक आप जांच कर रहे हैं कि जहर देने वाले कौन हैं या उन्हें आप लोग अपने हाथों से पकड़ नहीं लेंगे, तब तक रियल एस्टेट का एक्विजिशन जारी रह सकता है ना? पुलिसकर्मी ने भौहें सिकोड़कर विनोद की ओर देखा, राइट, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, अपने बिजनेस के फायदे के लिए जरूरत से ज्यादा काम मत करो। मामले की सच्चाई की जांच करना और अपराधियों को दंडित करना हमारी जिम्मेदारी है। आप इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाना, इससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही आपको हमारी कैपेबिलिटी पर भरोसा होना चाहिए। पुलिस ने आगे जो कहा उसे विनोद ने नहीं सुना। विनोद लापरवाही से जवाब देने के बाद अपनी कार से बाहर निकला। फिर वो सीधे सेजल, हर्षद और उसके जूनियर्स के पास पहुंच गया जो उसका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, क्या हमें एक्विजिशन जारी रखने की परमिशन नहीं है? सेजल इस फील्ड में बहुत अनुभवी है और इस समय विनोद का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने तुरंत अपना अनुमान लगाया। विनोद ने कंधे उचकाए और अभी अभी पुलिस से मिली जानकारी और स्थिति के बारे में सेजल को बताया। सेजल थोड़ी निराश हुई, लेकिन फिर भी उसने विनोद को सांत्वना देते हुए कहा, ठीक है, आज का दिन आराम का दिन समझो। वैसे भी आज की इस घटना के बाद सोसाइटी के लोग काफी घबरा गए होंगे। हर्षद ने दांत पीसते हुए कहा, नीरज के लोग बहुत गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। उन गुंडों ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है सिर्फ जमीन को हासिल करने के लिए, मेरे विनोद भाई से कंपटीशन करने के लिए। वे कैसे पूरी सोसाइटी को जहर दे सकते हैं? मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कब किया। विनोद ने चारों ओर देखा, मेरे हिसाब से ये पूरा कांड उन्होंने सूर्य उदय होने के करीब किया है। इस तरह का विष हवा में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बिजनेस में टांग अड़ाने के लिए वे भविष्य में निश्चित रूप से कुछ और करेंगे। मैं अपने लोगों को सोसाइटी पर नज़र रखने के लिए अभी जाकर कह दूंगा, अगर कोई जहर फैलाने की कोशिश करेगा तो मैं उन्हें तुरंत पकड़ लूंगा। हर्षद ने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और विनोद को आश्वासन दिया। अब विनोद सिर्फ टेम्पररी तरीके से सोसाइटी को छोड़ सकता है। सेजल कंपनी को एस्टेब्लिश करने की तैयारी में व्यस्त थी, इसलिए वह अपने फ्रेंड्स और कलीग से कांटेक्ट करने गई। विनोद सीधे क्लिनिक चला गया। हमेशा की तरह कई लोग पहले से ही लाइन में खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। विनोद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अमीर महिला आन्या भी वहां थी। जब आन्या ने विनोद को देखा तो वह तुरंत एक चंचल मुस्कान के साथ नमस्ते कहने के लिए उसके पास आए। वही रश्मि मेज पर रखे 1 दर्जन से अधिक केले को खाकर नाश्ते का मजा ले रही थी। जाहिर तौर पर यह सब आन्या लेकर आई थी। आन्या को देखकर विनोद के सिर में दर्द होने लगा, इसलिए उसने उसे न देखने का नाटक किया और क्लिनिक के अंदर चला गया। अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए उसने रश्मि से कहा, क्या तुमने खाना खा लिया? जल्दी करो और मरीज को अंदर भेजो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने फिर किसी और इंटर्न से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा इंटर्नशिप फीस ले ली है और अब तुम बिजनेस नहीं करना चाहती, इसीलिए अभी तुम आराम फरमा रही हो? रश्मि ने मुस्कुराते हुए तुरंत अपनी फोक नीचे रख दी, अपना मुंह पोंछा और मरीजों का गर्मजोशी से स्वागत करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर कल के विपरीत आन्या सुस्त नहीं हुई, बल्कि एक कुर्सी लेकर विनोद के पास उत्साह से बैठ गई और वो विनोद की हर हरकत को ध्यान से देख रही थी। विनोद ने इस बात को नोटिस करने की जहमत नहीं उठाई। उसने उसके साथ रूडली बिहेव किया, लेकिन जल्द ही उसे एक बहुत ही दिलचस्प बात का पता चला। वो बात ये थी कि हालांकि आन्या एक चालाक और जिद्दी स्वभाव वाली एक अमीर लड़की है, लेकिन उसकी समझ बहुत अच्छी है। विनोद ने कहा, जब मैं लोगों का इलाज करता हूं तो मैं हमेशा उन सब से कुछ बहुत ही अनोखे सवाल पूछता हूं। ये बात रश्मि की पहुंच से भी परे हैं, जिन्होंने छोटी उम्र से ही कुछ फंडामेंटल आयुर्वेदिक मेडिकल स्किल्स सीखे हैं। विनोद ने मरीज को एग्जामिन करना शुरू किया और आन्या को कुछ चीजें दी।
आन्या न केवल काफ़ी स्पीड से सब कुछ सीख रही थी बल्कि एक उदाहरण से अन्य मामलों के बारे में कंक्लूजन भी निकाल रही थी। विनोद ने मन में कहा, अभी इस लड़की के पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के फंडामेंटल नॉलेज की कमी है। क्या तुम सचमुच मुझसे सीखोगी? यह अभी भी केवल 3 मिनट का मोटिवेशन है, बाद में तुम्हारे डिसिप्लिन की कमी की वजह से तुम्हारे सीखने की चाहत छूमंतर हो जाएगी। विनोद ने अपनी भौहें उठाईं और आन्या की ओर देखा। आन्या ने गंभीरता से कहा, असल में मैंने बचपन से कई स्कूल बदले हैं और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अंत में मैंने कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल नहीं किया है। परिवार के बुजुर्गों को लगता है कि मैं कभी भी मैच्योर नहीं हो पाऊंगी। मैंने भी इस बात को सच मान लिया था। मैंने इसे अपनी किस्मत मानकर इसे स्वीकार कर लिया था। आन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन कल रात आपके बेस्ट परफॉर्मेंस ने मेरे अंदर आयुर्वेदिक चिकित्सा में फिर से गहरी रुचि पैदा कर दी। यदि आप पेमेंट लेने को तैयार हैं तो मैं आपसे सीखना चाहती हूं। मैं कभी भी आधे रास्ते में हार नहीं मानूंगी। विनोद इस बात को लेकर काफ़ी डाउट में था। उसने आन्या का मजाक उड़ाना जारी नहीं रखा। उसने बस लापरवाही से सिर हिलाया और फिर मरीजों को देखना जारी रखा। पूरे दिन आन्या विनोद से लगभग फेविकोल की तरह चिपकी रही। उसने कॉफ़ी या टेकअवे के लिए बहस नहीं की। विनोद सोसाइटी में जहर फैलने के बारे में सोच रहा था। उसने अपने मन में कहा, अफसोस की बात है कि इतनी देर हो गई, लेकिन हर्षद के हाथों एक भी गुंडा नहीं लगा। अब तक एक भी क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया है। विनोद ने धीरे से कहा, अगर कोई जहर देना भी चाहे तो खुलकर इस तरह का काम करना बिल्कुल नामुमकिन है और स्वाभाविक रूप से जब दिन के दौरान जोखिम बहुत अधिक हो तो वे क्रिमिनल्स जोखिम नहीं लेंगे। तो ऐसा लगता है कि हम सभी को इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए रात का इंतजार करना होगा। जब शाम होने वाली थी तो विनोद ने बड़े ही प्यार से आन्या के डिनर इनविटेशन के प्रपोजल को ठुकरा दिया। वो सीधे कार में जाकर बैठ गया। फिर उसने सेजल को फ़ोन किया। सेजल अभी भी कंपनी के कामकाज में लगी हुई थी। वह एक ऑफिस के लिए स्पेस चुन रही थी। लगातार 2 बार कॉल करने के बाद सेजल ने आखिरकार फ़ोन का जवाब दिया। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसने विनोद से कहा, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। मुझे यहाँ कुछ परेशानी हो रही है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और रोमांचक भरी स्टोरी सुनने के लिए वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें।